जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीम पीडीए। और मैंने जैसा अनाउंसमेंट किया था कि हम एक एक करके सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, तो अपन वो लेकर के आए हैं। मैंने बोला था कि सारे क्लासेस होंगे, तो शेड्यूल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ उस शेड्यूल को देख लो और शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना शुरू कर दो कि डेली अपन एक क्लास करेंगे, डेली हम पढ़ेंगे, डेली हम चीज़ें करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है, क्लास तो होगी, पर मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि इस क्लास को करना कैसे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे रिजल्ट्स हैं, ये ना केवल रिजल्ट्स, मैंने सारे रिजल्ट्स लगा रखे हैं। ऐसा मैंने नहीं करा, मैंने कहा चलो यूट्यूब वाले रिजल्ट आपको दिखाते कि भाई यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है। तो आप देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं रिजल्ट, ये सारे यूट्यूब के भी इसमें रिजल्ट्स हैं, राइट। ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है पीछे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, दैट इज फ्रॉम यूट्यूब ओनली, राइट। बाकी तो सारे बैचेस के हैं। पर अपन एक बात कर रहे हैं आपसे, सिंपल सीधी बात है कि अगर आप मेहनत करते हो तो चाहे आप YouTube पर हो, चाहे आप कहीं पर इनरोलमेंट हो, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप सही डायरेक्शन मेहनत करते हो तो डायरेक्शन सही देना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है। और इन चीजों को किस तरह से करना है मैं ये भी बता दे रहा हूं, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि केवल इसको क्लास की तरह नहीं देखना है ना। जैसे ये नहीं, वो मैराथन नहीं है, वो वन शॉट वीडियो नहीं है कि आपने बस आज चलो स्टार्ट करते हैं और बस खत्म करके खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। इस लेक्चर के साथ आपको करना क्या क्या है मैं ये भी बताऊंगा, क्या क्या चीजें कवर करनी मैं ये भी बताऊंगा, कैसे कैसे इस लेक्चर को कवर करना मैं ये भी सब बताने वाला हूं। तो पहले सुन लो 2 मिनट, उसके बाद अपन लेक्चर तो स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो, अगर इसी तरीके से आपको रिजल्ट लेकर के आना है, आपको भी इस तरह से AIR 220, AIR 613, AIR 54, राइट, AIR 214 है, 220 है, AIR 465, ये जितनी भी रैंक्स है, अगर आपको ये सारी लेकर के इस तरह से आपको भी कोई ना कोई रैंक लानी है, ऑफ कोर्स आपका मन तो AIR 1 का ही होगा, बट जो भी आपका मन है, जो भी आपकी रैंक है, आप ला सकते हो अगर आप मन से मेहनत करते हो तो, अगर आप मन से तैयारी करते हो तो। ठीक, ये बाकी सारे जो मॉक टेस्ट, इनके जो इंटरव्यूज हैं, मॉक मतलब इंटरव्यूज जो हैं आफ्टर रिटन आफ्टर रिजल्ट, वो पढ़े हुए आप देख सकते हो जाकर के। ठीक, अपन चलते हैं कि किस तरह से इसको लेक्चर को पूरा कंप्लीट करना है, कवर करना है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं कवर करने के लिए, इन पे बात कर लेते हैं। तो स्टेप्स 2, वॉच लेक्चर, कि आपको कैसे लेक्चर को देखना है। मैंने बहुत ही आसानी, बहुत ही आराम सारी चीजें बैठ करके बनाई है। ठीक, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं है कि चलो रैंडमली एकदम कुछ भी कर देते हैं, नहीं, रैंडमली नहीं, बहुत ही आराम से बैठ कर सारी चीजें बनाई है ताकि आपका भी मन लगा रहे कि हाँ आपको ऐसे ऐसे कवर करना है और हम भी आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझा पाए। ठीक है, तो स्टेप है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला क्या स्टेप है कि डाउनलोड सबसे पहले आप कर लो क्लास नोट्स, चाहे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो और चाहे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, राइट। एप्लीकेशन पे आपको एक्सेस जल्दी मिल जाएगा, राइट। अदरवाइज टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वहां से इसके क्लास नोट को डाउनलोड कर लो। ठीक है, जो इसमें लेक्चर में बताया गया वही सारी चीजें क्लास नोट में है। ठीक है, वही सारी चीजें क्लास नोट में है। उस क्लास नोट को प्रिंट कर लो, है ना, प्रिंट कर लो आप, या फिर अपने पास डिजिटल कॉपी ले लो, है ना, कोई भी, जहां पे आप लिख सको उसमें अगर कुछ लिखना हो तो। और फिर इस लेक्चर को देखो उन क्लास नोट्स के साथ में, और जो भी चीज आपको लगेगी अच्छा ये चीज तुमने नहीं सीखी, उसको हाईलाइट कर देना। जो अप्रोच आपको लगे उसको लिख लेना साइड में, जैसे आपको लगे ना अपने अपने भाषा में कुछ आपको लिखना है। और मैंने ऐसे, क्योंकि क्लास नोट्स इज लाइक बुक, है ना, कि हमें नहीं पता कितनी चीज शॉर्ट में बताऊं, कितनी चीज लॉन्ग में, जैसे किसके लिए कैसी चीज को समझ में आएगी। किसी को वो चीज थोड़ा डेप्थ में समझाने में समझ में आती है, किसी को वो चीज बेसिक समझाने में समझ में आ जाती है, पर हमने उस चीज को सबके लिए बनाया, जनरल वे में बनाया। बट आपको लग रहा है आपको छोटी चीज भी कुछ समझ में आ गई तो आप फटाके उसको लिख लो कि अपन ऐसा कर लेंगे। उस अप्रोच को, जैसा मैंने कोई क्वेश्चन किया उस अप्रोच को वहां पे लिख लो। इस क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो सारे क्लास नोट्स में भी है ना, मतलब PYQ ही कराए बट वो सारे क्लास नोट्स में है, तो आप वो भी लगा सकते हो इसके साथ साथ में। तो आपको क्लास नोट्स लेकर के ही लेक्चर देखना है, ऐसे लेक्चर नहीं देखना है। अगर अभी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लो, बट प्रिंट करा के एक बार फिर से देख लेना, तो और ज्यादा समझ में आएगा। आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 5-6 पेज का ज्यादा नोट होगा और सब कुछ उसी में कवर हो जाता है। ठीक, फिर आपको रिवाइज करना है उन नोट्स को, बार बार रिवाइज करना है। अब रिवीजन के लिए मैं सबसे आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जैसे ये नहीं केवल नोट्स उठाए रिवाइज कर लिया, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे, ओपन लास्ट में करेंगे। पर अभी अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो अभी हमें दोबारा जो रिवाइज करना है, तो दोबारा रिवीजन में ये मत करना कि नोट्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा ना कोई नहीं चमकेगी तो डर जाओगे। तो करना क्या, साथ में वीडियो तब भी ऑन कर लेना, वीडियो लेक्चर ऑन कर लेना, और वीडियो लेक्चर को भले ही स्किप कर करके आप 1.25 पे या 1.5x पे चलाओ, और साथ साथ लेक्चर को, नोट्स को जो उनको पढ़ते रहो, तो आइडिया और अच्छा लग जाएगा। तो 2 बार अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपके दिमाग में चीजें बच जाएंगी, अप्रोच बच जाएगी, क्वेश्चन करने का तरीका बच जाएगा, क्वेश्चन बच जाएंगे, कॉन्सेप्ट बच जाएंगे। तो ये आपको करना है और वीडियो लेक्चर के साथ में करना है, क्योंकि बहुत बार होता क्या था बच्चों से कि सर पढ़ तो लिया, नोट्स बनाने समय वीडियो पॉज करके फिर नोट्स बना रहे हैं तो समस्याएं हो रही हैं। तो हमने उन चीजों को सबको ओवरकम कर दी कि भाई ये छोड़ो, अब सीधे आप इस पे आओ। इससे बेस्ट तो देखो चीज नहीं हो सकती है।
ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही पीडीएफ ने प्रोवाइड कर दी कि भाई ये पीडीएफ है, ये आप डाउनलोड करो आराम से, और एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, कोई चार्जेस नहीं उसका। और साथ में आप इसमें पीवाईक्यू भी लगाओ, पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हो जाकर के। बाकी चीजें बताता हूँ फटाफट। ये हमारा जो प्राइमरी चैनल है, जो सबसे पहले जहाँ पे स्टार्ट किया था हमने चाहिए, किसान डिफेंस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करना ही करना है। और टीम पीडीए जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे देख रहे हो, तो ये भैया सब्सक्राइब जरूर करना है और बताना है लोगों को इसके बारे में, ठीक। बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां पे आपको फॉलो करना है हमें, भले वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, व्हाटएवर इट इज, आपको पेजेस सारे फॉलो करने हैं, ताकि हम जितनी भी अपडेट देते जाए आपको पता चलता रहे, क्योंकि हर अपडेट यूट्यूब पर दे पाना संभव नहीं होता। तो टेलीग्राम पे मान लो डाल दी मैंने, टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिए, तो वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी वेबसाइट पर हमें विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे सीधे सर्च करोगे आ जाएगा, नहीं करने का मन है तो सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, वहां से हो सकता है। कोई भी दिक्कत, आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है, आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो, 6394188835 पर, ठीक। दूसरी बात है, अगर कोई बच्चा हमारे साथ में रह करके ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ाई करना अगर चाहता है, तो वो बच्चा हमें इस नंबर पर बता दे कि सर अपन ऑफलाइन आपसे जुड़ना चाहते हैं। ऑफलाइन अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हो कि हाँ सर आपसे हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, ठीक है। हमारी पूरी टीम है, आपका पूरा ख्याल रखेगी, सब कुछ आपको समझाएगी, बताएगी, करेंगे, विल डू एवरीथिंग। चलो बहुत सारी चीजें हो गई, लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। और बढ़िया आराम से लेक्चर देखो, नोट जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना, हैंड रिटेन बनाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा परेशानियां होंगी। लेक्चर बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, ताकि वो लेक्चर इसलिए छोटे भी हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिख लिख के पढ़ाते हैं हर चीज। मैंने ऑलरेडी उसको लिख के रख लिया है और तब मैं पढ़ा रहा हूं, तो होता क्या है, टाइम हमारा काफी बच जाता है समझाने में, केवल समझाने में ही टाइम जाता है, बाकी सब लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो इसलिए लेक्चर छोटे छोटे हैं और आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगे लेक्चर को पूरा देखना, क्योंकि 30 चैप्टर हैं, और 30 चैप्टर अगर आप सोचो कि आप 10-10 घंटे के लेक्चर देखोगे, तो वो शायद फिजिबल ही नहीं, आप कवर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो बेस्ट लेक्चर्स हैं, आप आराम से देखो, इनसे लोग पढ़ पढ़ के 20-20 दिनों में रैंक के ले आते हैं, आप भी ला सकते हो, आपके पास तो भी 70 दिन का टाइम है, ठीक है। चलो, चेंज एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज सेट, है ना। और इस सेट पढ़ने से पहले थोड़ा अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे पहले अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कितने कितने पूछे गए थे, ताकि हमें आइडिया हो जाएगी कि इस चैप्टर को कितना तैयार करना है ना। दूसरी बात ये है कि जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ आपको सामने रखना है अगर आप लेक्चर बाद में देख रहे हो तो, राइट। अभी स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आपको पता है कि पीडीएफ को डाउनलोड करके सामने रखना है, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कैसे कैसे क्वेश्चन है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। सो वी हैव डिड एवरीथिंग, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। देखो 2017 फर्स्ट में जो इससे क्वेश्चन है 3, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 0, 2, 2, 2, इतने क्वेश्चन आए हैं। और ये 2017 फर्स्ट से लेकर के 2024 सेकंड तक का डेटा हमारे पास है। 2025 फर्स्ट में अगर हम देखें तो लगभग हमें इतने ही क्वेश्चन गेस करने को मिल सकते हैं कि सब लगभग 2 क्वेश्चन के अराउंड रहना है, लेकिन वही बात है कल किसने देखा है, तो क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, उसके बारे में आइडिया हमें नहीं है, राइट। बट एक ट्रेंड जो लेकर के चलते हैं, जो यूपीएससी वाले ट्रेंड जिन्होंने पेपर में दिख रहा है, किसी ने बताया नहीं कि हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बट हम जो प्रीवियस एनालिसिस देखा, हमें आइडिया लग गया कि इतने इतने क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो वही उसी हिसाब से हम तैयारी चैप्टर की करके चलते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब लगभग आपको 5 मार्क्स की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक। चैप्टर काफ़ी सरल है, मैं बेसिक से एकदम स्टार्ट करूंगा और बेसिक से लेकर के पूरा जहां तक यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो पूरा एडवांस पोर्शन तक कवर करूंगा जाकर के, ठीक। हमारे इस जितने भी लेक्चर्स हैं इनको पढ़ाने का एक ही मतलब रहता है कि हम कम चीज़ें पढ़ाएं और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में फंस जाएं या एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि अगर हम पढ़ने लग गए तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट, है ना। इतना ज़्यादा कंटेंट, इतना ज़्यादा रिसोर्स है, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, बट कम समय में किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करना है, कम कंटेंट पढ़ के ज़्यादा बार रिवीजन करके किस तरह से ज़्यादा चीज़ें अच्छी हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इस लेक्चर के माध्यम से या बाकी सारे लेक्चर्स के माध्यम से ही सीखने वाले हैं हमें। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। बहुत ही बेसिक्स आइडिया सेट का, स्टार्ट करते हैं। साहब सेट है क्या? सबसे पहले सेट की थोड़ी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सर सेट की डेफिनेशन क्या है। तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब मैं अभी सारी बातें पर गौर करूंगा यहाँ पे। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पे पहले मैं गौर करता हूँ, सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट्स का चलो कलेक्शन मैंने ले लिया कि किसी ऑब्जेक्ट हम कलेक्शन ले सकते हैं, बट व्हाट इज वेल डिफाइंड, राइट। तो फिर आगे विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, कि जो सर अलग अलग हों और जिनको अलग अलग करा जा सके कि हाँ भैया अलग अलग ही चीज़ें हैं, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है पहले ये सीख लेते हैं। देखो
अगर मैं आपसे कुछ बोलूं कि आप कुछ चीज़ों का कलेक्शन बनाओ, कुछ चीज़ों को आप जोड़ो, उनका संग्रह करो, तो आपने कहा ठीक है सर संग्रह करते हैं। आपने कई सारी चीज़ों का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करना कलेक्शन करना सॉरी कठिन काम नहीं है, कठिन काम है वेल डिफाइंड कलेक्शन करना। अब सर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि आप कलेक्शन करो सारे के सारे ब्लैक पेन्स का, ब्लैक पेन्स का, सारे के सारे ब्लैक पेन्स का आप कलेक्शन करो। आपने सारे के सारे ब्लैक पेन का कलेक्शन कर लिया और मैंने कहीं से एक ब्लैक पेन ऐसा उठाया, मैंने पूछा क्या ये आपके कलेक्शन में है? आपने बोला ऑफ कोर्स सर, अगर ये ब्लैक पेन है तो मेरे कलेक्शन में होगा, क्योंकि मैंने दुनिया की जितने भी ब्लैक पेन है सबका कलेक्शन कर लिया है। बात समझ में आई? अब ये कलेक्शन आपका वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि आप बता पा रहे हो ये आपके कलेक्शन में है या नहीं है। कोई दूसरा भी बंदा मैं पकड़ के इसको बुलाऊंगा, इसको बोलूंगा कि भैया इस व्यक्ति ने, इस बालक ने, इस बालिका ने कलेक्शन किया है ब्लैक पेन का, तो आप मुझे बताओ क्या ये ब्लैक पेन इसके कलेक्शन में होगा? वो बच्चा बोलेगा, अगर वो बंदा बोलेगा अगर हाँ सर ब्लैक पेन का कलेक्शन किया है तो ऑफ कोर्स इट शुड बी देयर, राइट, ये होना चाहिए वहां पे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो ठीक है, आप ना अपने फेवरेट हीरोज जितने भी आपके हैं, फेवरेट हीरो हैं, उनका कलेक्शन कर लो। आप कोई 10 फेवरेट हीरो हैं उनका आप कलेक्शन कर लो। आपने कलेक्शन किया, 10 फेवरेट हीरो कलेक्शन किया। आपके लिए वो फेवरेट हीरो कौन से हैं पता नहीं, लेकिन मैंने किसी बंदे को बुला के पूछा क्या बताओ इसमें सलमान खान आएगा? उसने बोला सर मेरे को तो नहीं पता। कि भाई आपके फेवरेट हीरो में सलमान खान है भैया? नहीं है। राइट, तो आपको तो नहीं पता ना कि वो सलमान खान उसके फेवरेट कलेक्शन में है या नहीं है, कोई बंदा नहीं बता सकता। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं रह गया, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं रह गया। इसको थोड़ा और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला, मैं क्लास में आया है ना, कोई टीचर आपकी क्लास में आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सिनेरियो में आपको बताता हूं। एक सिनेरियो में क्या किया, उन्होंने टेस्ट कराया और एक 10 नंबर का एक टेस्ट उन्होंने लिया और उन्होंने सबको टेस्ट एक दे दिया और टेस्ट के बाद जो नंबर्स आए उनके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लोगों को लगा दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने मतलब जिनके सबसे टॉप के नंबर सबसे ऊपर रखे गए, है ना, ऐसा लगाया गया, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। टॉप के नंबर ऊपर रखे गए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसा रखा गया। तो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 ऐसे बंदे आए, टॉप 1 आया, टॉप 2 आया, टॉप 3 आए, ऐसे लोग आए। तो उसने बोला जो टॉप 3 बच्चे हैं वो बाहर निकल के आ जाए। तो बिना किसी कंफ्यूजन के टॉप 3 बच्चे जो थे वो बाहर निकल के आ जाएंगे भाई, जिनकी तीसरी रैंक तक होगी। लेकिन अगर यहाँ पे वो टीचर आता और बोलता है जो टॉप 3 इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बाहर निकल के आ जाएं, तो फिर सब एक दूसरे का मुंह देखते कि भैया कौन जाए, कि कौन जाएगा। टॉप 3 इंटेलिजेंट बच्चे बोला है, कौन निकल के चला जाएगा? अब अगर हमने अपने आप को इंटेलिजेंट समझा, हम चले गए, टीचर ने कुछ ऐसा पूछा जो ना आता हुआ, तब तो बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर वहाँ पे बंदा सोचेगा, बच्चा सोचेगा। तो ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं रहा, क्योंकि ये सबके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है। लेकिन ये कलेक्शन वेल डिफाइन है, यहाँ पे सबको पता है कि इसमें टॉप 3 में कौन जाएगा। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होगे। वेल डिफाइन कुछ ऐसा कठिन वर्ड नहीं होता, बस इतना सा मतलब है कि कौन इसमें आएगा और कौन नहीं आएगा, सिंपल सीधी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे डिस्टिंक्ट होंगे, सारे अलग अलग होंगे, सारे डिस्टिंग्विशेबल होंगे, सारे भी भिन्न होंगे। ठीक, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक जैसा दिख जाए, एक जैसा होगा ही नहीं। अगर एक जैसा कोई लिखा भी हो उसको एक ही बार लिख दो। जैसे मान लो कोई लिखा है 2 2, तो 2 2 नहीं भाई साहब, वो एक ही बार लिखा जाएगा। कोई भी जो एलिमेंट है वो दोबारा नहीं आएगा, याद रखना, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा। ठीक, और सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे। सारे एलिमेंट कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अब बात करते हैं नोटेशन ऑफ सेट की, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCD ऐसा करके लिख देते हैं कि सेट A है, सेट B है, सेट C है, सेट D है, ऑफ कोर्स। और फिर या तो फिर कर्ली ब्रैकेट से शुरू करते हैं, कर्ली ब्रैकेट पे ऐसे खत्म कर देते हैं। ये भी रिप्रेजेंटेशन किसका है? सेट का है। ठीक, एंट्रीज जो इसके अंदर लिखी जाती हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम आगे चल के भाषा में अभी से बोलेंगे एलिमेंट्स, राइट। उनको अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये सारी बातें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, बस वहां से PPT बना के ये फॉर्मेट में लिखा है, क्योंकि नोट्स आप प्रिंट करा सको इसलिए हमने उसको व्हाइट पेज में आपको दिया है अलग से, राइट। मतलब ऑफ कोर्स डबल मेहनत इट इज, लेकिन सारी वर्थ इट है अगर आप वो सिलेक्शन ले लेते हो पढ़ के तो। ठीक, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट की बात करते हैं। सर कार्डिनल नंबर क्या होता है? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई सेट है, कोई ना कोई कलेक्शन है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, नंबर ऑफ एंट्रीज देयर, कि कुछ ना कुछ वहां पे एंट्रीज होंगी जिनकी संख्या कुछ ना कुछ निश्चित होगी, और अगर वो निश्चित है दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो वो नंबर ही क्या है? कार्डिनल नंबर है, राइट। जैसे मान लो किसी सेट में 5 एलिमेंट हैं, 5 एंट्रीज हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या है? 5 है। कार्डिनल नंबर उसका क्या है? 5 है, सिंपल सीधी बात है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, है ना। डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट 2 बार लिखा है तो मैंने क्या बोला? एक ही बार लिखना है आपको, 2 बार नहीं लिखना उस चीज को, 2 बार पढ़ना भी नहीं है।
ठीक। इट इज डिनोटेड बाई nx, उसको nx से डिनोट करते हैं। मान लो कोई अगर x सेट है तो उसको nx से डिनोट करते हैं कार्डिनलिटी को। एग्जांपल के लिए लेते हैं कि सर अगर x1 x2 दो एलिमेंट है तो nx की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप चाहो तो कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझाने वाली जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, बाकी सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, ठीक। कुछ फेमस जो सेट्स हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ, कुछ फेमस सेट्स के बारे में यहाँ पे फटाफट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, है ना। वो क्लास 8 वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद इसको रिकॉल कराना यहाँ पे जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ कुछ फेमस सेट्स के बारे में। जैसे अगर कोई बोले नेचुरल नंबर का सेट्स, राइट, ऑल नेचुरल नंबर सेट्स, नेचुरल नंबर सेट्स, नेचुरल नंबर सेट्स, नेचुरल नंबर सेट्स, तो अगर कोई बोलता है तो वो सीधे सीधे भैया हो जाएगा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो कोई बोले रियल नंबर सेट, है ना, रियल नंबर का सारा सेट, तो वो आर से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। सिंपल सीधी भाषा में अपन चल रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर हो गया बेटा, रियल नंबर हो गया। फिर अगर मान लो कोई बोलता है रेशनल नंबर, आप बता दो रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं आपको एक जल्दी से यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। एक रेशनल बेटा और एक इर्रेशनल। इर्रेशनल रेशनल क्या होते हैं ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट आप इर्रेशनल होता है जैसे √2 √5 इस तरह के, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको इर्रेशनल कहते हैं। मैंने रिकॉल करा दिया, आप एक बार अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए रेशनल इर्रेशनल क्या होता है, ठीक। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ऑफ कोर्स वन शॉट है तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ यहाँ पे, कि अच्छा 2 की चीज़ें भी याद नहीं कराऊंगा मैं, ठीक। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक। अब रेशनल नंबर को सर रियल नंबर आर से डिनोट होता है, रेशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो क्यू डैश से डिनोट होता है। तो ये दो तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह से इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर की बात करें तो उसे हम जेड से डिनोट करते हैं, राइट। इंटीजर की बात करें हम तो जेड से डिनोट करते हैं, सिंपल सीधे। पॉजिटिव इंटीजर तो जेड प्लस, नेगेटिव इंटीजर तो जेड माइनस, राइट। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखना। जीरो इज ऑल्सो इंटीजर बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अभी छोटी छोटी बातें हैं तो इनको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ऑफकोर्स अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में साइड में लिख सकते हो, अगर आपको नहीं ये बात पता है तो, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अब सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट उसको दो तरीके से कहता है। इसमें पहला तरीका है सेट लिस्टिंग मेथड और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर मेथड। अब सेट लिस्टिंग मेथड क्या है, इसको समझते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड मतलब क्या होता है कि अपन एक कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं और कर्ली ब्रैकेट खत्म कर जितनी भी एंट्रीज हैं सबको लिखते हैं और बीच बीच में कॉमा लगाते चले आते हैं। बीच बीच में क्या करते हैं, कॉमा लगाते चले आते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल्स का सेट बनाओ, तो इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वॉवेल्स A E I O U मैंने लिखा और मैंने क्या किया, उनके बीच में सब में कॉमा लगाया ऐसे ऐसे करके, और कर्ली ब्रैकेट शुरू कर्ली ब्रैकेट पे खत्म कर दिया। कहानी कर्ली ब्रैकेट शुरू कर्ली ब्रैकेट पे खत्म होगी, उसके बीच में जितने कॉमा होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट काउंट करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ से कर्ली ब्रैकेट शुरू कर दिया तो मेरे को सीधे कॉमा पे पहुंचना है। अब मैं बीच में क्या है उससे मतलब हमें नहीं है, सीधे उसके बाद जस्ट जो कॉमा रहा उस पर पहुंचेंगे, तो यानी कि एक एलिमेंट हो गया, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अगर मान लो ये सेट वी है, सेट वी है तो एन वी कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। सेट बिल्डर मेथड सर क्या होता है, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। प्रॉपर्टी मेथड में अपन क्या करते हैं कि हम ये नहीं हम ये सारे एलिमेंट नहीं लिखते, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट हम ज़्यादा लिखें, पूरा पेज भर जाएगा, पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी, और कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे एलिमेंट हम लिख पाएं। जैसे मान लो उसने बोल दिया कि 1 लाख नेचुरल नंबर लिखो, तो समस्या हो सकती है लिखने के लिए। तो उस केस में हमारे जो बचाव करने के लिए आता है वो आता है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड बेटा होता क्या है, इसमें प्रॉपर्टी बता देते हैं कि उस सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी है। जैसे अभी अपन लिख रहे थे कि ब्लैक पेन सारे के सारे उनका कलेक्शन ले रहे थे, तो मैंने सीधे यहाँ प्रॉपर्टी बता दी होती कि भैया ब्लैक पेन कि ऑल ब्लैक पेन, प्रॉपर्टी लिख दी कि जितने भी कलेक्शन में सब क्या है ऑल ब्लैक पेन, बस इतनी प्रॉपर्टी बता दी, कहानी खत्म, राइट। तो वहां पे ये आपको करना है कि सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई पीएक्स। अब पीएक्स में आप इतना मत सोचो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेट ऐसा लिखा होता है कि यहाँ पे एलिमेंट लिखा होगा सच दैट पीएक्स होल्ड। पीएक्स होल्ड मतलब पीएक्स मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। प्रॉपर्टी एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि ऑल नेचुरल नंबर सेट जो 5 से छोटे हैं, जैसे मान लो ऐसे मैंने ऐसा लिखा, तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट, ये लाइन जो थी इसको सच दैट पढ़ते हैं, आगे लिखा भी देखो द सिंबल दिस और दिस रीड एज सच दैट, मैंने लिख दिया ताकि कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि सर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर की, सर x क्या है सारे के सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन मैंने बोला 5 से छोटे होने चाहिए, तो फिर अपन आगे क्या लिखेंगे x इज लेस देन 5, 5 से छोटे x इज लेस देन 5 हो गया। तो जो समझने वाला बच्चा समझदार है समझ जाएगा कि इसमें कौन कौन आएगा, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। क्यों, क्योंकि पता है नेचुरल नंबर भी रखना है और 5 से छोटा भी रखना है। सिंपल सीधी बात है, बस ऐसे आया 1 2 3 4 लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट शुरू कर्ली ब्रैकेट पे कहानी खत्म, इतना ही करना है तुम्हें।
इतनी तुमने किया, बस तुम्हारी कहानी यहाँ पे ये ओवर, पूरा मामला खत्म हो चुका है। ठीक, तो यही बस यहाँ समझने वाला था। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला है कार्डिनलिटी के आधार पर अपन इसको डिनोट करते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, है ना। कि सर फाइनाइट सेट तो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब देखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट मतलब वो सेट जिसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं वो कितने, कैसे, फाइनाइट है, बस फाइनाइट है सर, अपन काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट में क्या है, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है, राइट। यहां तक हमें जो अभी तक डेफिनेशन पढ़नी वो यही पढ़नी, आगे जाके डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है ऑफ कोर्स, बट अभी मैं डेफिनेशन नहीं पढ़नी कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, और इनफाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, सिंपल एज दैट। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे एग्जांपल में सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कोई हमसे पूछे इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं, तो सब बच्चे चिल्ला के बोलेंगे कि सर 5 है। सही बात है कि नहीं, अगर इंग्लिश में हमने समझाया होगा तो, या सर ने समझाया होगा तो। सेट ऑफ सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, कि इंडियन आर्मी जितने भी सोल्जर सबके अगर हम नाम लिखना शुरू कर दें, सबके हम बैज नंबर के साथ में नाम लिखना शुरू कर दें, तो उनका जो सेट बनेगा वो भी एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है भाई, कुछ ना कुछ तो नंबर्स फिक्स होगा ना, 25 लाख 30 लाख जितना भी हो जाए हमें नहीं पता, है ना। जितने भी अभी तक सोल्जर्स में सबके अगर मान लो नाम लिखना शुरू करें तो कुछ ना कुछ नंबर कहीं ना कहीं जाके एंड होगा, 25 लाख 30 लाख ऐसा एंड होगा जा करके। तो ये जो सेट है ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। इस पर क्वेश्चन बना है 2022 सेकंड में, 2024 सेकंड में फिर से आया, 2 साल बाद आ गया था, राइट। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे। अब फाइनाइट होगा अगर उनको हम लिख सकें, उनको हम समझ सकें तो फाइनाइट होगा। इनफिनिट कब होगा, जब उनको हम काउंट ना कर सकें, जब हम लिख ना सकें सारे एलिमेंट को, तो उनको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, राइट। अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट जो इनको काउंट नहीं कर सकते, लेवलिंग इनकी नहीं कर सकते, उनको सर अपन इनफिनिट सेट बोलेंगे। बस इतना आप रट के रखो। एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, कि एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, यू कांट काउंट, राइट। x बिलोंग टू रियल नंबर, और x कहाँ 0 से 0.1 के बीच में। अब रियल नंबर वास्तव में कितनी है, यू डोंट नो। 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर हैं आपको नहीं पता, 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आपको नहीं पता, 2 इरेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आपको नहीं पता। तो ऐसे जितने भी सेट्स होते हैं दे आर ऑल इनफिनिट सेट्स, दे आर ऑल इनफिनिट सेट्स, ठीक। फिर इस तरह से सर जो दूसरा है यहाँ पे देखो दे रखा है कि x बिलोंग टू रेशनल नंबर, और x कहाँ 0 से लेकर के 0.001 तक है। आप एक बात मन में बसा लो कि x रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे क्या होते हैं, इनफिनिट सेट होते हैं हमेशा। इनके हमेशा कैसे होते हैं, इनफिनिट सेट होते हैं, ठीक। तो इनफिनिट सेट होंगे। अब दूसरी बात सुन लो, इनफिनिट सेट और पहचानने का तरीका, अगर कोई सेट लिखते समय ऐसा पैटर्न बना ले, अगर कोई सेट लिखते समय, अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको खुद से भी कुछ ना कुछ नोट करनी होंगी। अगर कोई ऐसा पैटर्न बना ले कि मान लो बीच में एलिमेंट लिखा है और किनारे किनारे एलिमेंट नहीं है, किनारे किनारे डैश लगा हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इनफिनिट सेट ही होगा, इनफिनिट सेट ही होगा। कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्या कहाँ से शुरू हो रहा है ये भी नहीं पता है, कहाँ से शुरू है ये नहीं पता है, कहाँ खत्म हो रहा है ये पता है, तब भी क्या है, इनफिनिट सेट है। कहाँ से शुरू ये पता है लेकिन कहाँ खत्म हो रहा नहीं पता, ये भी क्या है, इनफिनिट सेट है। तो दीज ऑल आर इनफिनिट सेट्स, राइट। इनफिनिट सेट्स होते हैं, अनंत समुच्चय होते हैं, इनकी यहाँ कहाँ शुरू है कहाँ खत्म नहीं में पता होता है, तो इनफिनिट सेट ही होगा, ठीक। इनफिनिट सेट ही अपन मानते हैं। बीच वाला पता है लेकिन ये सब नहीं, स्टार्टिंग पता है एंड पता है लेकिन बीच वाला नहीं पता है, जैसे रियल नंबर केस में, रेशनल नंबर केस में, देन ऑल्सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट, राइट। चलो फटाफट एक क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, जो 24 सेकंड का क्वेश्चन है। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √15 इज एन इनफिनिट सेट। मैंने अभी बोला था इरेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर के बीच में कभी भी पूछा जाए हमेशा इनफिनिट सेट होगा, ऑलवेज टिक यस, राइट, यस यस यस, इनफिनिट सेट है, ठीक। फिर दूसरा पूछा, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर लेस देन 1000, ऑड इंटीजर की बात हो गई, 1000 से छोटे, 1000 से छोटे, अगर मान लो कि पॉजिटिव बोलता तो हम 1 पे आके रुक जाते, लेकिन इसने बोला ऑल, तो -1 -3 -5 -7 -9 -11 कहां तक जा रहा, वी डोंट हैव एनी आइडिया, सो वी विल से इट इज नॉट अ फाइनाइट सेट, राइट। तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। 2022 सेकंड में भी ऐसा सवाल आया था, फिर से 2024 सेकंड में फिर से ऐसा सवाल आया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द PYQs। और PYQs के लिए मैं बता दूं, अगर नहीं है भैया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डाउनलोड करो और जाके उसे डाउनलोड करो, PDF डाउनलोड करो, लगाओ PYQs, राइट, वही तुम्हारे काम देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप्स के सेट पे चलते हैं। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंपल सीधी भाषा में समझे तो एकल समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है ना, केवल एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है, वही लिखा हुआ है। सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, राइट, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। NX यानी कि उसकी कार्डिनलिटी हमेशा 1 होगी। एग्जांपल तुम्हें दे रखा है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा 3 से छोटा नेचुरल नंबर कितना, केवल लिखा था 2, अरे हाँ यार 2 आता है, वो हो गया। सेट ऑफ नल सेट, कि नल सेट को अगर आपने लिख दिया, नल सेट क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, बट अगर मान लो ऐसा भी लिखा है कि फाई एक ऐसा एक एलिमेंट कोई भी अंदर लिखा है तो ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है बेटा, ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है, राइट, सिंगलटन सेट है।
इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट ऐसे है, ये भी क्या है, सिंगलटन, एक एलिमेंट है तो सिंगलटन है, मतलब उसमें कहीं कॉमा नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना, कॉमा नहीं होना चाहिए, कॉमा दिख गया तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, नल सेट सर क्या होता है, ए सेट टू बी इम्प्टी, है ना, इसको वाइड सेट भी कहते हैं, इम्प्टी सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। तो इम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है साहब, एलिमेंट खत्म हो चुका है, तो एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, तो वाइड और नल सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट इन इट एंड डिनोटेड बाई फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं, है ना, फाई से डिनोट करते हैं, या फिर कर्ली ब्रैकेट से केवल डिनोट करते हैं। केवल कर्ली ब्रैकेट है या केवल फाई है, बोथ आर नल सेट्स, बोथ आर व्हाट, नल सेट्स, बोथ आर व्हाट, नल सेट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बोथ आर व्हाट, नल सेट्स। ठीक, तो केवल कर्ली ब्रैकेट और केवल फाई नल सेट। पर अगर मान लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई आ जाए तो इसको सिंगलटन सेट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ चुका है, एलिमेंट आ चुका है। ठीक, तो इसको याद रखना, ये क्या है हमारा, ये सिंगलटन सेट है, केवल कर्ली ब्रैकेट केवल फाई नल सेट हो जाएगा, राइट। कंफ्यूजन इसी में होता है, तो मैंने आई होप उसे दूर कर दिया होगा। ठीक है, तो ये देखो दे रखा है कि x बिलोंग टू रियल नंबर x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, ऐसा तुम्हें अगर मान लो दे दिया, है ना, उसने दे दिया भैया, ऐसी बातें दे दी, तो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर अगर बेटा 0 है तो हम बोलेंगे कि x स्क्वायर बराबर -2, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये बात अपन बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी कि नल सेट हो जाएगा, ये कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट हो गया। इस तरह से आगे वाला भी देख सकते हो आप कि 1 से बड़ा 1 से छोटा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, राइट, 1 से बड़ा भी हो जाए और 1/2 से छोटा भी हो जाए, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अपन बोलेंगे नल सेट है। फिर x बिलोंग टू रियल नंबर और उसका स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए, ऐसा भी कोई नहीं है, तो अपन बोलेंगे ये भी क्या है, नल सेट है। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, नल सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0 होती है, सिंपल सीधी बात, अपन को इतनी याद है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, दूसरे तरीके की बात करते हैं सर, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। अब व्हाट इज आर द इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, ये दोनों होते क्या। देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है अगर दो सेट हैं तो उनकी कार्डिनलिटी अगर सेम हो, क्या सेम हो, कार्डिनलिटी सेम हो, केवल उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। जैसे ए बराबर मान लो बेटा दे रखा है AEIOU, है ना, सारे अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जो वावेल उनका सेट, और बी मान लो बेटा दे रखा है 1 2 4 6 8, तो मैं काउंट करूंगा इसमें कितने एलिमेंट है, 5, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 है, तो दोनों में एलिमेंट बराबर है, तो यानी कि दोनों ही इक्विवेलेंट सेट है, मैं ये बोल दूंगा और ये बोल के अपनी बात निकल जाऊंगा। फिर सर इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में क्या होता है कि एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने केवल नंबर ऑफ एलिमेंट देख लिया ना, आपको एलिमेंट भी सेम टू सेम देखने हैं कि जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में, और वैसे ही सेम होने चाहिए, डिफरेंट भी नहीं होने चाहिए, डिफरेंट है तो कहानी पलट जाएगी, राइट। यानी कि सर ए मान लो 1 2 4 है और बी मान लो 4 2 6 है, तो क्या सर एलिमेंट सेम है, देखो यार 4 4 तो है, तो है 2 2 तो है, पर 1 और 6 में डिफरेंस हो गया कि भैया इसके पास 1 था इसके पास 6 था, तो अपन क्या बोलेंगे, इक्वल सेट नहीं है साहब, राइट। तो इक्वल सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट एकदम सेम टू सेम होने चाहिए, कि सर इसके पास 1 2 4 है तो सर अगले वाले के पास भी 1 2 4 होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सेट में कभी भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो 4 to 1 भी अगर लिखा हुआ है तब भी इक्वल सेट है, इस बात को ध्यान रखना कि सर सेट में कभी भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है दिमाग से आपके निकल जाएंगे देन यू हैव टू राइट इट डाउन, है ना, उसी नोट्स में आप राइट उसको लिख लो उस चीज को, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं सर, है ना। ए दे रखा है सर 1 3 5, बी दे रखा 2 4, इक्विवेलेंट सेट है। अरे मैंने वही बात बोली ना कि सर देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है क्या, तो सर इसके पास भी 3 एलिमेंट है, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, यानी कि हाँ पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फिर सर ए में 1 5 9 है, बी में 1 5 5 9 है, इक्वल सेट है क्या, तो इक्वल सेट में एलिमेंट सेम देखने होते हैं। तो देखो जो 2 बार लिखा है वो भी एक बार काउंट होगा, क्यों, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये एक ही बार सर काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना है। तो अल्टीमेटली ये जो सेट है ये कुछ ऐसा है, आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट को 10 बार लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, 10 बार लिखो 20 बार लिखो, ठीक है, वो पढ़ेगा एक ही बार, ठीक। तो 1 5 9, अब जैसा मैंने देखा सर इसके पास 1 5 9 इसके पास 1 5 9, तो यानी कि इक्वल सेट है, यानी कि सर बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा क्या करेक्ट है, मैंने बोल दिया बोथ 1 and 2, सिंपल एज दैट, कहानी खत्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे, दैट इज यूनिवर्सल सेट, राइट, या सार्वत्रिक समुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं। ये है क्या, ये होता क्या। देखो यूनिवर्सल सेट में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि सर हम यूनिवर्सल सेट कैसे क्या करेंगे, कैसे, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ सोचना है, आपको समझना नहीं है, सारी बातें दे रखी होती हैं एग्जाम में। हाँ एग्जाम में देखो यूनिवर्सल सेट होता है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं, अगर मेरे से कोई लोकल बंदा बोलेगा कि आप कहाँ से आए हो, राइट, तो मैं बोलूँगा कि सर मैं तो जैसे लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं बोलूँगा लखनऊ में हूँ, ठीक। मैं कहीं स्टेट, किसी स्टेट दूसरे स्टेट में गया, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं लखनऊ ना बोल करके मैं यूपी बोलूँगा कि मैं यूपी से आया हूँ।
फिर मैं मान लो इंडिया अपनी कंट्री छोड़ करके किसी और कंट्री में गया, राइट, घूमने के लिए, तो वहाँ पे मेरे से कोई पूछेगा, मैं बोलूँगा मैं इंडिया से आया हूँ। मैं किसी और कॉन्टिनेंट में गया तो कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूँगा कि मैं एशिया से आया हूँ। इस तरह से अगर मैं मान लो अर्थ छोड़ के गया, किसी और प्लेनेट पे गया, है ना, मान लो ऐसा हो गया कि भैया और प्लेनेट पे हम जा सकते हैं, हम चले गए, तो मैं बोलूँगा मैं अर्थ से आया हूँ, राइट। तो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट क्या है कि मैं कहाँ से आया हूँ और किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जैसे मान लो कॉन्टेक्स्ट लोकल ही चल रहा है तो मैं लखनऊ बोल करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। फिर कॉन्टेक्स्ट मान लो ऐसा होगा स्टेट से बाहर चले गए तो यूपी बोल करके, इंडिया बोल करके, एशिया बोल करके, अर्थ बोल के अपनी बात को खत्म कर दूंगा। तो कहानी क्या है कि मेरे लिए यूनिवर्सल सेट लखनऊ भी है कि मैं यहाँ से भी आया हूँ, मेरे लिए यूपी भी है, इंडिया भी है, एशिया भी है, अर्थ भी है, सारी बातें एकदम सच है। यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, बस ये बताना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ से निकली है या नहीं निकली है, राइट। तो यूनिवर्सल सेट कैन बी एनीथिंग। हमें यूनिवर्सल सेट कैसे लेने होते हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट दिया होता है, पहले वो तो आपको लेना नहीं होता, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होता है। तो आप समझ जाओ, क्वेश्चन में जितने भी टाइप के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं सबको एक ही सेट में लिख लो, वो यूनिवर्सल सेट होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 1 2 3 की बात चल रही थी और एक नंबर था मान लो 3 4 5 की बात चल रही थी, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट का कोई सोचेगा तो बोलेगा कि 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट मेरे को क्वेश्चन में दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट मैं इस सेट में लिख सकता हूं, ये भी हो गया। लेकिन अगर कोई बच्चा आके भी बोले ना कि सर 1 2 3 4 5 6, क्या ये भी यूनिवर्सल सेट है इसके लिए? हाँ, ये भी यूनिवर्सल सेट है। क्या सर नेचुरल नंबर पूरा यूनिवर्सल सेट है? हाँ, मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर पूरा यूनिवर्सल सेट है, ऑफकोर्स है। यानी कि सर यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, हाँ, बस ध्यान तुम्हें रखना है कि जितने भी चीज़ों का वहाँ पे जिक्र किया गया, जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में आ रही हैं वो सारे एलिमेंट उससे हैं या नहीं है, तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यूनिवर्सल सेट अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ कुछ और बोल रहे हैं, नहीं, वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होता रहता है, ठीक। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक। तो इसको अपन सुपर सेट भी बोलते हैं कि भैया इसमें सब कुछ ही है, तो अपन इसको सुपर सेट भी बोलते हैं, ईच ऑफ गिवन सेट का सुपर सेट भी इसको कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी, यूनिवर्सल सेट गिवन कॉन्टेक्स्ट में जितने भी कंटेंट्स करे और सभी सेट को यूनिवर्सल सेट है। सिंपल सी बात, छोटी सी बात अपन को याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द डिसजॉइंट सेट? अब देखो, डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका आपस में कोई मेल जोल नहीं होता है, कि बिल्कुल ही अलग टाइप के बंदे हैं, कुछ भी कॉमन है नहीं, राइट। तो सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, के सर उसके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब ये जो सिंबल है ना ए और ये ऐसा उल्टा यू बना हुआ है, तो अब घबराना नहीं, मैं आगे समझाऊंगा। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, राइट। इस सिंबल को अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, कब? जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे सर, क्या डिसजॉइंट सेट है। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल आए, देन वी विल से इट इज इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट्स। कैसे? इंटरसेक्टिंग है और ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इंटरसेक्टिंग है या फिर ओवरलैपिंग सेट्स हैं कि भैया आपस में दूसरों को कट कर रहे होंगे या फिर ओवरलैप कर रहे होंगे, सिंपल सीधी बात है। तो ए 1 2 3 बी 4 5 6 सी 4 7 9, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए और बी में देखो कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर, नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट है। लेकिन बी और सी को और देखो तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो अपन बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सेट है, राइट। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर आर डिसजॉइंट सेट। तो ये भी आप बोल सकते हो कि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो डिसजॉइंट सेट। अब कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछेगा तो आपको याद रखना है कि डिसजॉइंट मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट सेट है, सिंपल सीधी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट सर क्या होता है। अब अभी हमने एक चीज सीखी यूनिवर्सल सेट, राइट। अब मान लो मैंने बोला कि यूनिवर्सल सेट एक है ना, आप यहाँ पे देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5, राइट, यूनिवर्सल सेट है। और मेरा एक सेट है ए जो केवल 1 और 2 है, तो मैं पूछूंगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए क्या है? तो मैं बोलूंगा कि जो ए को कंप्लीट कर दे, जो ए को कंप्लीट कर दे। जैसे इसके पास 1 और 2 है, तो क्या इसमें मिलाएं कि यूनिवर्सल सेट मिल जाए? तो मैं बोलूंगा सर 3 4 5 मिला दो तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यानी कि सर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है? 3 4 5 है, बस हो गया, कहानी खत्म, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है सर? ए कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है कि जो मिलाने पर यूनिवर्सल सेट मिल जाए, वही सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, किसी भी सेट का आपको निकालना हो, राइट। तो क्या जो बच गया 3 4 5 हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। तो इसको ए बार, ए सी या ए डैश से डिनोट करते हैं, याद रखना, ए डैश भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए बार भी हो सकता है, राइट। ए सी वही बात है जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो। ये सिंबल जो बेटा है ये डज नॉट बिलोंग का है, राइट, ये बिलोंग नहीं करता है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, कि सर एक्स ए में नहीं होगा बट एक्स यू में होगा, यूनिवर्सल सेट में होगा, एक्स ए में नहीं होगा। तो ऐसे सेट को अपन कॉम्प्लीमेंट्री सेट में बोलेंगे, राइट। तो 1 2 3 4 देखो दे रखा है यूनिवर्सल सेट, इसके लिए मान लो 1 से लेकर के 50 तक है, तो ए बार क्या हो जाएगा? 6 से लेकर के 50 तक, जो बच गया सारा का सारा ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट्री में पहुंच जाएगा, ठीक।
अगली बात है ऑल डिसजॉइंट सेट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, कि सर सारे अलग अलग जो सेट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जरूरी नहीं हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो सेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक यूनिवर्सल सेट मेरे लिए 1 2 3 4 5 है, एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 है। ए मान लो मैंने ले लिया 1 और 2 और बी मान लो मैंने ले लिया 3 और 4। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये डिसजॉइंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के नहीं है। भाई इसके पास 5 नहीं है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, राइट। लेकिन यहीं पर अगर मान लो अगर मैं लिख दूं ए डैश को लिख दूं, ए डैश को लिख दूं, ए डैश को लिख दूं, ए डैश हमारा कितना होगा 3 4 5। अब ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री है और डिसजॉइंट भी है, तो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री डिसजॉइंट होते हैं, लेकिन डिसजॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। दैट ये चीज यहां पे अपन ने कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे चलते हैं जिसका नाम है सबसेट। अब सर सबसेट क्या होता है ये समझ लेते हैं। हमने अभी तक सेट को समझा, सेट हमने एक कलेक्शन बनाया, अब उसी कलेक्शन में से एक छोटा सा पार्ट निकाल करके या बड़ा सा पार्ट निकाल करके मैं दूसरा एक कलेक्शन बनाऊं, दैट विल बी सबसेट। कि अगर मैंने मान लो कोई बड़ा सा सेट बनाया तो उससे अपन ने छोटा सा कोई पार्ट निकाला, छोटी सी कोई चीज निकाली, दूसरा सेट बना दिया, दैट इज सबसेट। सिंपल सीधी बात है, राइट। तो सबसेट क्या है, सबसेट सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड डिनोटेड बाई ए सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंपल सीधी बात। तो लिखा है रीड एज ए सबसेट ऑफ बी, अपन ने सब कुछ लिख रखा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। एंड सिंबॉलिकली रिटन एज एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी, देन ए सबसेट ऑफ बी। कि सर ए अगर बी से निकाला गया है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के अगर सारे एलिमेंट बी में हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सिंपल एज दैट, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, बस इतनी सी बात है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की, कि सर नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है, कैसे निकालते हैं इनको, क्योंकि क्वेश्चन मेनली इसी से बनता है, ठीक। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर लेते हैं। सर अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, n एलिमेंट है x1 x2 x3 xn ऐसा करके n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपसे पूछे तो होता है 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 की पावर। मान लो किसी भी सेट में 10 एलिमेंट है तो मैं पूछूं कितने सबसेट बनेंगे, तो भैया 2 की पावर 10 बनेंगे, यानी कि 1024 बनेंगे, 1024 सबसेट बनेंगे, सिंपल सीधी बात है, ठीक। कितने बनेंगे बता दे रहा हूँ। फिर अगर मान लो आपसे अब सवाल थोड़े अलग टाइप के आने लगे, जैसे वो लोग पूछते हैं कि ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, जिसमें केवल 3 एलिमेंट हो, जिसमें केवल 4 एलिमेंट हो, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे। जब ऐसे सवाल आने लग जाए तो इनको कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास आ गया कि भैया किसी में 50 एलिमेंट है, 70 एलिमेंट है, 80 एलिमेंट है और उससे आप कोई सबसेट बना रहे हो, इसमें केवल 3 एलिमेंट हो, ऐसे कितने सबसेट होंगे, 4 एलिमेंट हो कितने सबसेट होंगे, 5 एलिमेंट हो कितने सबसेट होंगे। उस समय जब से ऐसा पूछा जाता है तो अपन बोलते हैं कि वो उसको अपन नोट करते हैं एनसीआर से, कि मान लो किसी सेट में 10 एलिमेंट है, उससे अगर मैं बना रहा हूँ 2 एलिमेंट वाले, तो मैं लिखूंगा कि आर की वैल्यू फिर 2 है। मेरे को अगर आर चाहिए, मतलब जितने भी चाहिए वो नीचे लिख दूंगा, 10C2 ये निकालूंगा, 10C2 निकालना पीएनसी में सिखा चुके अपन। तो 10 इंटू 9 अपॉन 2 है ना, तो ये हो जाएगा 45। तो 45 टोटल सबसेट्स बनेंगे। अगर ऐसा तुमसे पूछा जाता है तो कि 2 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, 3 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे, दैट विल बी योर आंसर, करेक्ट आंसर, राइट। तो बस ऐसे ही करना, सिंपल सीधी बात है। फिर अगर आपको प्रूविंग, जैसे कई लोग बच्चे यहाँ पे प्रूविंग मैंने कर दी है, ठीक है, देख लो आप कि अगर सबसेट अबाउट सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, कैसे निकालते हैं तो देखो अगर 0 लेने हैं तो NC0 NC1 NC2 NC3 ऐसे ऐसे करके अपन लिखेंगे। तो NCN तक अगर इनका अपन सम करते हैं तो दैट विल बी 2 टू द पावर n के इक्वल होता है। ये किसका होता है सर, 2 टू द पावर n के इक्वल ये चीज बैठती है जा करके, किसके बराबर बैठेगी, 2 टू द पावर n के बराबर बैठेगी जा करके, ठीक। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, एक एलिमेंट वाले NC1, 2 एलिमेंट वाले NC2, 3 एलिमेंट वाले NC3, 4 एलिमेंट वाले NC4, ऐसा करेंगे तो टोटल मिला करके 2 की पावर n हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो सवाल आया हमसे कि एक सेट दे रखा है, इसमें 10 एलिमेंट है और फिर पूछा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट्स। तो भैया 2 वाले भी और 3 वाले भी जोड़ के बताओ कितना आंसर आएगा। तो मैंने बोला अगर सर 10 एलिमेंट है तो 10C2 2 एलिमेंट वाले सारे सबसेट हो गए, 10C3 3 एलिमेंट वाले सारे सबसेट हो गए, इनको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। 10C2 कितना होता है, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अगर मान लो बेटा NCR लिखा है तो आप देखो, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा है 10C2, तो नीचे कितना लिखा 2 लिखा है, तो पहले लिखो 2 इंटू 1, 2 से लेकर के 1 तक, मतलब जहां से लिखा वहां से लेकर के 1 तक जाओ। नीचे कितने एलिमेंट, नीचे कितने नंबर आपने लिखे, 2 नंबर लिखे, तो ऊपर ही आपको 2 लिखने हैं, तो यहां से स्टार्ट करो, ऊपर वाले से 10 और फिर उससे कम 9, मतलब 3 नीचे लिखते तो 3 बार लिखते, तो 10 टू 9 अपॉन 2 इंटू 1 ऐसा अपन ने कर दिया। फिर 10C3, तो 10C3 मतलब नीचे कितने 3 गुणे 2 गुणे 1, सही बात है, 3 से लेकर के 1 तक गए। नीचे कितने लिखे, 3 नंबर लिखे, ऊपर भी 3 लिखेंगे, 10 9 8, थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे कैलकुलेशन ऑफ कोर्स। तो 3 त्रिक 9 और 2 चौके 8, तो 3 चौके 12, धाम में 120 और ये हो गया 45,
राइट। तो 45 और 120 हो गया बेटा 165, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो 45 प्लस 120 अगर अपन जोड़ेंगे तो 165 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट विल बी करेक्ट आंसर, सिंपल एज दैट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सबसेट्स की बात कर लेते हैं भैया, सबसेट्स के भी टाइप है ना। अब कौन कौन से टाइप है इस पे बात कर लेते हैं। तो दो टाइप है, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। एक है प्रॉपर सबसेट और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अब व्हाट इज प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर आपने जैसे मान लो 1 और 2 है, राइट, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, 1 और 2 यहाँ पे आपको दे रखा है, आपने इसके सबसेट बनाने चाहे तो आपको पता है 2 एलिमेंट है तो टोटल 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट 4 सबसेट बनेंगे। तो पहला कौन सा बनता है, नल सेट, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। फिर सिंगल वाले बनेंगे 1 और फिर 2 और फिर 1 1 2, खुद अपने आप में मैंने पूरा सेट कॉपी कर दिया। तो मैं करता क्या हूँ, जब भी मैं सेट बनाता हूँ तो एक ऐसा बनाया जिसमें कोई नहीं, फिर सिंगल वाले, फिर डबल वाले, फिर ट्रिपल वाले, ऑफकोर्स जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक लेकर के जाएंगे। तो डबल वाला यहाँ पे ये बन पाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 2 ही एलिमेंट थे तो अपन ने बना लिया। 4 यहाँ पे टोटल हमारे सबसेट बन गए। हमारे सबसेट्स कितने बने, सबसेट्स हमारे कितने बन गए, टोटल 4 सबसेट्स बन गए। सबसेट्स कितने बने, 4 सबसेट्स बने। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक, जब हम पूरा सेट कॉपी कर देते हैं, जब हम पूरा सेट ही कॉपी कर देते हैं, जैसे हमने पूरा सेट कॉपी कर दिया, अब हमने पूरा सेट कॉपी किया तो हमने कोई मेहनत नहीं करी, तो दैट विल बी कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ऑफ कोर्स ये बात नहीं थी कि इसको मेहनत नहीं करी इसलिए इम्प्रॉपर बोलेंगे, ऐसा नहीं है, बस हम बोलते हैं। ठीक, तो मैं वो बस बताने का तरीका है कि अगर पूरा कॉपी कर दिया दैट विल बी इम्प्रॉपर सबसेट। और इनमें हमने क्या किया, पूरा कॉपी नहीं किया है तो ये सर क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है। तो भैया इम्प्रॉपर और प्रॉपर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो विच इज नॉट इन एलिमेंट ए डिनोटेड बाई ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर पूरा कॉपी किया तो इम्प्रॉपर है और पूरा कॉपी नहीं किया तो प्रॉपर सबसेट है। तो सेट ए इटसेल्फ नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट डिनोटेड बाई, है ना, बराबर जब होता है तो ऐसा लिखते हैं, ए सबसेट भी है और इक्वल की भी है, इक्वल के बराबर। देखो यहाँ पे 2 सिंबल है, एक सबसेट वाला और इक्वल वाला, राइट। तो दोनों होते हैं कब, जब इम्प्रॉपर वाला केस डिनोट कर रहे होते हैं, और प्रॉपर वाले केस में ये वाला सिंबल रहता है, राइट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो x मान लो n यहाँ पे एलिमेंट है, तो टोटल कितने प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। अभी इम्प्रॉपर तो एक ही बनेगा क्योंकि कॉपी तो केवल एक ही बार होगा, पूरा मामला। तो कॉपी एक बार होगा तो 2 की पावर n टोटल होते हैं, तो 1 से घटा दो, तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, सीधे 2 की पावर n माइनस 1। ये आया हुआ सवाल है, आपको करना आना चाहिए, नहीं आता तो भैया आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक, अगर a है सबसेट b का बेटा, अगर a का है सबसेट b का है, राइट, तो b इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ a। तो b को अपन बोलेंगे कि ये भैया a का सुपर सेट है। बी जो है वो ए का क्या है, सुपर सेट है। इस बात का आपको ध्यान रखना। सुपर सेट का भी आपसे पूछा है तो मतलब क्या है कि वो जहां जिससे सबसेट बन सकता है उसका सुपर सेट है। जैसे मान लो मैंने बोला 1 का सुपर सेट क्या है, 1 का सुपर सेट क्या है, तो 1,2 है। 2 का सुपर सेट क्या है, 1,2 है। 2 सबसेट किसका है, 1,2 का। बात समझ में आ रही है कि 2 जो है वो सबसेट किसका है, तो मैं बोलूंगा 1,2 का सर सबसेट है। इस केस में 1,2 इसके लिए क्या है, सुपर सेट है। 2 इसका सबसेट है, तो ये जो सेट है इसका सुपर सेट है। बात समझ में आ रही है कि सर 2 इसका सबसेट है, तो ये इसका क्या है, ये इसका सुपर सेट है। 1,2 2 का सुपर सेट है, मतलब एक अगर सबसेट है दूसरा उसका सुपर सेट है। सिंपल सीधी बात है, एक को अपन सबसेट बोलेंगे दूसरे को सुपर सेट बोलेंगे। ठीक, जैसे मैंने मान लो बोला कि 2 इज द सबसेट ऑफ 1,2, तो 1,2 इज द सुपर सेट ऑफ 2। बस कहानी खत्म, राइट। तो सुपर सेट इज नथिंग बट वही सबसेट वाली कहानी कि सबसेट जो इसका सबसेट है वो उसका सुपर सेट है। दूसरी बात हम बोल देते हैं। ठीक, तो इस पे अपन आगे चलते हैं। इस पे आगे चलने से पहले एक सवाल कर लेते हैं। सवाल बड़ा ही अच्छा है और मैं इसको करने की आपको टेक्निक बताऊंगा बड़ी अच्छी सी। ठीक, तो टेक्निक सुनना। 1 2 3 4 है। पहले मैं इसको सरल तरीके से बताता हूँ, जैसे लोग बताते हैं वैसे बताता हूँ। ठीक, हाउ मेनी ऑफ दिस प्रॉपर सबसेट आर सुपर सेट ऑफ द सेट 3। तो इसके पहले अपन प्रॉपर सबसेट बनाएंगे और फिर ये सोचेंगे कि इस 3 के सुपर सेट कितने। अब 3 के सुपर सेट कितने हैं वो कैसे पता लगता है कि 3 किसका किसका सबसेट है, 3 कहां से निकल के आ सकता है। तो अब ध्यान सुनो, 1 2 3 4 के मैं प्रॉपर सबसेट्स बना रहा हूं। तो पहला तो बनाएंगे अपन फाइनल सेट को, फिर अपन बनाएंगे 1, फिर अपन बनाएंगे 2, फिर अपन बनाएंगे 3, फिर अपन बनाएंगे 4, राइट। ऐसा अपन ने बनाया। फिर अपन बनाएंगे 1 2 2 3 3 4 4 1 4 2 और कुछ रह गया 3 1, ये बन गया। ठीक, फिर अपन बनाएंगे 3 3 के, कि सर 1 2 3 2 3 4, राइट। ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट है, समझा रहा हूं। 3 4 1 और 1 2 4, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा। ठीक, 4 C 3 हाँ 4, ठीक।
फिर अपन ने बनाया 1 2 3 4। टोटल मैं पहले सबसेट लिख दे रहा हूँ, टोटल मैंने लिख दिया सबसेट्स, ठीक, टोटल मैंने सबसेट्स लिख दिए। अब देखो ध्यान से, इन्होंने बोला प्रॉपर सबसेट कंसीडर करो, मैंने कहा प्रॉपर वाले केस में इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे। अब मैंने बोला, इन्होंने पूछा प्रॉपर सेट सुपर सेट ऑफ किसके, सेट 3 के। 3 के सुपर सेट कितने, 3 के सुपर सेट कितने, तो 3 के जहां जहां 3 दिख रहा है वो उसका सुपर सेट होगा। तो 3 कहाँ का दिख रहा है सर, एक ही है, एक यहाँ पे दिख रहा 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 है और एक यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 3 6 1 7, 7 इसका आंसर होना चाहिए भाई, ये तो सुपर सेट है। लेकिन 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 यहाँ पे अब थोड़ा सा हम गेम खेलेंगे। सर गेम क्या है, जरा ये सुनते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब ऐसे सर काउंट करेंगे तो समस्या हो जाएगी। हमने क्या किया है कि हमने देखो जहाँ जहाँ 3 दिख रहा था, जहाँ जहाँ क्या दिख रहा था, 3 दिखा था, उसी को तो अपने सुपर सेट में काउंट किया। तो अब यहाँ पे करेंगे हम चालाकी, हम बार बार ये नहीं काउंट करने वाले। हम क्या बोलेंगे, अगर अपन 3 वाले सारे गायब कर दें, अगर अपन 3 वाले सारे गायब कर दें तो वो बच रहे हैं जिनके पास 3 है ही नहीं। अरे हाँ या ना, वो बचे जिनके पास 3 है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अब जरा यहाँ पे चालाकी सुनना मेरी ध्यान से। यहाँ पे मैंने टोटल इसके सबसेट निकाले। टोटल सबसेट अगर मैं इसके निकालूंगा तो देखो 4 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 टोटल सबसेट आ जाएंगे। प्रॉपर अगर निकालूंगा बेटा तो बच्चे को पता है 16 - 1 15 आ जाएगा। प्रॉपर अगर निकालूंगा तो 16 - 1 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे चालाकी क्या है, 15 टोटल यहाँ पे हमें पता है सबसेट्स बनेंगे। इसमें ऐसे सबसेट होंगे इनके पास 3 होगा, तो हम ऐसे सबसेट निकालेंगे इनके पास 3 नहीं है, जिनके पास 3 नहीं है। तो यहाँ पे देखो देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ भी रहा है ऐसे। लेकिन हमने चालाकी करी, हमने क्या बोला, हमने कहा 3 जिनके पास नहीं है तो 3 वहां से हटा ही दो, 3 हटा दो वहां से। तो 1 2 4 से कितने सबसेट बनेंगे, तो सर 1 2 4 मतलब 3 एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगे। सही बात है कि नहीं, लिखने भी नहीं पड़े, 8 बनेंगे। तो यानी कि 15 में से अगर हम 8 घटा दें, कौन से वाले, जिनके पास 3 नहीं है, तो वही बचेंगे जिनके पास 3 होगा। सही बात है कि नहीं भाई, 8 ऐसे सबसेट हैं जिनके पास 3 नहीं है, जिनके पास 3 नहीं है, जिनको हमने 1 2 4 से बनाया है, जिनके पास 3 है ही नहीं। और यहाँ पे 15 कौन से लिखे हैं, जिनके पास 3 है, प्रॉपर सबसेट वाले हैं। तो हमने 15 में से अगर 8 को हटा दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 7 बच गया, यानी कि 7 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक करते हैं, सवाल करते हैं। तो मैंने मान लो आपको दिया 1 2 3 4 5 और मैंने आपसे बोला कि हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ 4, सुपर सेट्स ऑफ 4। प्रॉपर इसके बनाओ और कितने ऐसे होंगे जो सुपर सेट होंगे 4 के। तो अब लिखना नहीं है, आप ऐसे सोचो कि इसके टोटल कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 5। सही बात है कि नहीं, इससे 2 पावर मतलब 32, टोटल सबसेट 32 बनेंगे। लेकिन प्रॉपर कितने बनेंगे, तो 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 31 बच जाएगा। अब 31 में 4 को हटा अगर हम दें तो कितने सबसेट जिनके पास 4 है ही नहीं, कितने ऐसे सबसेट हैं जिनके पास 4 है ही नहीं। तो 4 को अगर अपन हटाएंगे, गायब करेंगे, 4 को अगर अपन गायब कर देंगे तो 4 एलिमेंट बच गया। 4 एलिमेंट से कितने सबसेट बनते हैं सर, 16 बनते हैं। सही बात है कि 4 एलिमेंट से कितने सबसेट बनते हैं, 16 बनते हैं। तो 31 में से अगर मैं 16 को घटा दूं यानी कि 15 मेरे पास टोटल बच जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप बात चमकी होगी, तरीका अच्छा लगा होगा। ठीक, मस्त तरीका बताया मैंने। अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो ऐसे निपटा देना, जल्दी से हो जाएगा। बाकी सबसेट लिखने में तो काफी टाइम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर बात समझते हैं पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है। पावर सेट आपने अभी एक बात समझी कि भी अगर 1, 2 आपके पास सेट है तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 1 2 बनेगा। और क्या बनेगा, 1 2 बनेगा। अगर मैं इन सारे सबसेट्स को ही मिला के एक सेट बना दूं, इन सारे सबसेट को मिला के क्या बना दूं, एक सेट बना दूं, एक अलग सेट बना दूं, तो इसको अगर मान लो ये नाम इसका ए है तो मैं बोलूंगा दिस इज पावर सेट ऑफ ए। दिस इज व्हाट पावर सेट ऑफ ए, दिस इज व्हाट पावर सेट ऑफ ए। यानी कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, पावर सेट ऑफ ए, पी ए से 5 1 2 और 1, 2। दैट इज पावर सेट। बस इतना तो बता। अच्छा, पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, अरे भाई जितने सबसेट होंगे उतने तो एलिमेंट होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखिए, अगर मान लो किसी में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ऐसा मान लो आ जाता है, तो वो तुम्हें पता है कि भैया 2 की पावर n हो जाएगा। सिंपल सीधी बात है, राइट। तो वो खैर याद रखनी चाहिए, वो तो तुम कर ही लोगे। तो 2 की पावर n तुम्हें याद रखना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर n। पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 2 की पावर n, राइट। तो अगर यहाँ पे किसी सेट में n एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे। पावर सेट होता क्या है, सारे सबसेट्स का एक सेट होता है, उसको अपन पावर सेट कहते हैं। ठीक, तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। 21 फर्स्ट का हुआ, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या बात सही है,
नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऑफ कोर्स ये बात सही है सर, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट नल सेट तो होता ही होता है, राइट, ये तो अपन बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये भी बात एकदम सही है, एकदम करेक्ट बात है कि हाँ सर होता तो है। इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट देन इट्स पावर सेट विल हैव 1024 एलिमेंट्स, अगर वे किसी सेट में 10 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 2 की पावर 10 यानी कि 1024 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज बिल्कुल करेक्ट एकदम। तो अपन बोलेंगे सर तीनों यहां पे बात एकदम सही है। कहानी क्लियर है? नाउ वी विल स्टार्ट विद वेन डायग्राम, है ना, कि वेन या यूलर डायग्राम भी जिन्हें कहते हैं। हमें पास बहुत सारे ऐसे जब सवाल लगा चलते वेन आरेख देखो, ये देखो, वो देखो, तो मैंने सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। अभी तक हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके समझे, है ना, दो तरीके अपन ने समझे कि सेट बिल्डर था, एक रोस्टर मेथड था कि सारे एलिमेंट लिखे, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट खत्म कर दिया, और या फिर अपन ने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी बता दी और फिर बोल दिया कि ये सेट होगा, इतना अपन ने करा। लेकिन अब आगे चल करके चीजें और बड़ी हुई, है ना, फिर हमने क्या बोला, हमने इनको ज्योमेट्रिकल शेप में चलो दिखाते हैं कि ये सेट है, इसको ज्योमेट्रिकल शेप में दिखाते हैं। अब दिखाने का फायदा क्या है कि जब आगे सवाल आएंगे तो तुम अच्छे से कर पाओगे, है ना, अगर वेन डायग्राम जो बनाना आता है। अब वेन डायग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे देता हूँ। कभी तुमने देखा होगा वेन डायग्राम चौकोर होता है, कभी देखा होगा गोल होता है, इस तरह का वेन डायग्राम होता है। तो कहानी क्या है, मैं टोटली एक बार में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेन डायग्राम का बिल्कुल मतलब नहीं कि आप गोल बनाओ चौकोर बनाओ। वेन डायग्राम मतलब है कोई भी आप डायग्राम बना दो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। सेट बिल्डर में इसको हम लिख सकते हैं कि सर नेचुरल नंबर होंगे और 5 से छोटे होंगे, है ना, या फिर 1 से 4 के बीच में होंगे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इसको अगर मेरे को वेन डायग्राम में दिखाना तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं, मैं गोला बनाऊंगा और गोले में ये एलिमेंट लिख दूंगा, कौन कौन से, 1 2 3 4। सर मैं कुछ अमीबा पैरामीशियम टाइप भी बना सकता हूं, हाँ बना सकते हो, 1 2 3 4, ये भी हो गया वेन डायग्राम। बात समझ में नहीं, मतलब वेन डायग्राम मतलब एक आपने कोई ज्योमेट्रिकल शेप बना दिया, उसके अंदर में क्या एलिमेंट लिख दिए बस, राइट, ये हो गया वेन डायग्राम। तो कभी कभी हम एलिमेंट नहीं भी लिखते हैं, हम सीधे सीधे ऐसा बोलते हैं कि दिस इज ए, तो ये ऐसा बोल देते हैं कि ये सर ए होगा, बस यहां समझने वाला समझ जाता है कि इसमें 1 2 3 4 होगा, सिंपल एज दैट, ठीक। तो डायग्राम रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम या फिर यूलर वेन डायग्राम्स, इनको बोला जाता है। यूनिवर्सल सेट हम समझ चुके हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम मोस्टली रेक्टेंगल में, देखो रेक्टेंगल बना हुआ है, इसे डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, है ना, ऐसे डिनोट करेंगे। और जो हमारे बाकी के हैं सेट्स हैं उनको हम ए बी इस तरह से कुछ डिनोट करते रहते हैं कि सर गोला बना दिया, ठीक है, आप चाहे जो चाहो वो बनाओ, आपकी मर्जी है, राइट, ये आप पर पूरी तरीके से मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहां पर आप बना सकते हो जो भी आपको बनाना हो। मान लो अगर कोई एलिमेंट अलग अलग है, कोई सेट अलग अलग है, तो ए और बी ऐसा अलग अलग बन जाएगा, ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मान लो कुछ पार्ट इनका कॉमन है तो अपन बोलेंगे कि सर ए और बी, फिर ऐसे बनेंगे, कुछ पार्ट कॉमन हो गया। मान लो सर पूरा पूरा पार्ट कॉमन है तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, राइट, ऐसा हो सकता है, ठीक। मान लो कि जैसे एक सेट है और दूसरा उसका सबसेट है, तो उसका छोटा सा पार्ट है तो उसी में छोटा सा बन जाएगा, राइट। ये सारी बातें बहुत ही बेसिक सी हैं जिनको अपन ने ऑलरेडी समझ रखा है कि सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन उन चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो सारी चीज़ लिखी हुई हैं, आप चाहो तो बैठ के आप पढ़ सकते हो, राइट। पर आई थिंक ये इतना नीड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इतने समझदार हो। अब थोड़ा चलते हैं ऑपरेशंस पे कि सेट्स पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन पे थोड़ा सा काम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, कि सर सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं। अब सेट्स का यूनियन बेटा कभी भी करना है तो दो सेट्स अगर हैं, मान लो ए और बी, तो यूनियन का मतलब होता है उनको जोड़ना। जैसे हम 2 और +3 करते हैं तो 5 आ जाता है, बट सेट में हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक, तो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो सेट में मेरे पास एक लिखा हुआ है 1 2 3 4, राइट, और एक मान लो मेरे पास लिखा हुआ है बी 3 4 5 3 4 6 मान लो, है ना। मेरे को बोला गया ए और बी को जोड़ो, तो ए और बी को जोड़ने का मतलब है ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आप सारे ए के एलिमेंट भी लिखो, सारे बी के एलिमेंट भी लिखो। तो मैं ए के एलिमेंट सारे लिखूंगा, 1 2 3 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 4 के बाद क्या है सर, 6 है, तो फिर सर 6 भी आ जाएगा, 6 भी लिख दिया अपन ने, बस। सर 3 4 दोबारा क्यों नहीं लिखा, अगर दोबारा लिखेंगे तो भी हमें एक बार उसे हटाना पड़ेगा ना भाई, एक कोई भी सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता है, अपन ने समझ रखा है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए के भी सारे एलिमेंट हैं कि सर 1 2 3 4, और बी के भी सारे एलिमेंट है 3 4 6, बात समझ में आ रही है ना। तो आपको लिखने सारे एलिमेंट है। अब जैसा अगर कोई लिखना भी चाहे कि नहीं सर हम पूरे लिखेंगे, आप पूरे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखो 1 2 3 4 और फिर लिखो 3 4 6। लेकिन एक बात याद रखना कि सेट में एक एलिमेंट 2 बार लिखा नहीं जाता है। तो देखो जो 3 2 बार हो गया ना, 3 2 बार हो गया, इसको एक बार कर देंगे, और 4 भी 2 बार है उसको भी एक बार कर देंगे। तो ए यूनियन बी इज नथिंग बट व्हाट, 1 2 3 4 6, दैट्स इट, कहानी खत्म, ठीक। तो ये सर हमारे यूनियन की बात थी। इसको ऐसे नोट करते हैं कि सर एक्स या तो ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा,
एक्स या तो ए में होगा या तो फिर एक्स बी में होगा, सिंपल एज दैट। ठीक, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं सर, एक ए हमारा है और ये हमारा बी है, ऐसा अपन बता सकते हैं। यूनियन बी मतलब ये जोड़ के, अगर तुमसे कोई कभी बोल दे कि ए यूनियन बी मतलब क्या है, तुम बोलना कि पूरा का पूरा एरिया ये ए यूनियन बी होगा। पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, ए यूनियन बी आएगा। पूरा पूरा एरिया क्या है, ए यूनियन बी आएगा, सिंपल एज दैट। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कॉमन। जैसे इंटरसेक्शन तो चौराहा, तो चौराहा मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों रोडें आपस में दूसरे को कट करती हैं, मतलब ये पार्ट जो कॉमन होता है इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन एरिया, राइट, या कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, वही इंटरसेक्शन हमारा बताता है। ठीक, तो इंटरसेक्शन डिनोट कैसे करते हैं सर, उल्टा यू बना होता है, ऐसा सिंबल बना होगा, तो इंटरसेक्शन की बात चल रही है, राइट। तो जैसे मेरे को ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, इंटरसेक्शन मतलब है ए और बी में जो कॉमन हो वो तुम्हें आंसर लिखना है। जैसे मान लो मैंने बोला ए हमारा है 1 2 3 4 और हमारा बी है 4 5 6। अब मेरे से बोले कोई ए इंटरसेक्शन बी बताओ बेटा, इंटरसेक्शन बी बताओ, तो मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 4, यानी कि सर हमारा केवल 4 आ जाएगा। कल को मान लो सर कुछ भी कॉमन ना हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ भी नहीं मिला, मैं कर्ली ब्रैकेट, कुछ मिले ही नहीं, यानी कि सर नल सेट हो गया भाषण में, यानी कि सर क्या हो गया, नल सेट हो गया। इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट नल सेट, रिक्त समुच्चय, वाइड सेट, इम्पटी सेट, आप जो भी बोलना चाहो यू कैन से, राइट। तो ये सर हमारी बात हो गई। इसका क्या मतलब होता है कि x a में भी है और x b में भी है, और मतलब यहाँ पे हिंदी वाला और है, यानी कि एंड है ना, तो x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम देखो नीचे लिखा हुआ है, जो ये वाला एरिया होता है, ये एरिया जो येलो में कर रहा हूं, दिस इज a इंटरसेक्शन b, दिस इज व्हाट, a इंटरसेक्शन b, a और b दोनों में कॉमन एरिया है। भाषण में हो पा रही होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं कि दो सेट्स के बीच में डिफरेंस भी होता है, कि हाँ डिफरेंस भी होता है, बिल्कुल होता है। एक सेट से एक सेट को घटाया जा सकता है। कैसे घटाते हैं, क्या करते हैं, मैं समझाता हूं कैसे घटाते हैं, क्या करते हैं, इस बात को अपन समझते हैं। ठीक, ए मान लो मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4, जस्ट टेक एन एग्जांपल। बी मान लो मेरे पास दे रखा है 3 4 5 6। अब मेरे को मान लो इसमें से ए से बी को घटाना है, ए माइनस बी करना है, तो मैं क्या करूंगा, वो सारे एलिमेंट लिखूंगा जो ए में है पर बी में नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, जो ए में है पर बी में नहीं है, ए में है पर बी में नहीं, तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो है पर बी में नहीं है। तो सर 3 और 4 यहां पे ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में है, तो 3 4 को छोड़ देंगे, नहीं 1 और 2 क्या बच गया, नहीं कि हमारा आंसर आएगा 1 2, दैट विल बी आवर आंसर। बात चमकी कि सर ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या, कि ए में है पर बी में नहीं है, ए में है पर बी में नहीं है, ए में है पर बी में नहीं है, तो सर क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बी में नहीं आ रहा है, सिंपल एज दैट, राइट। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, सर एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, की सर एक्स बी में नहीं है, साहब एक्स बी में है ही नहीं, राइट। तो ए माइनस बी सर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, सिंपल एज दैट। क्लियरली x बिलोंग टू ए माइनस बी, इसका मतलब है x a में होगा पर x b में नहीं होगा। इस सिंबल को मैं और एक बात बता देता हूं, a माइनस बी केवल ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, बल्कि a माइनस बी ऐसे भी लिखते हैं कि a स्लैश बी, ऐसा भी बना होगा। अगर a स्लैश बी बना हो तो आप समझ जाना कि a माइनस बी ही लिखा हुआ है, राइट। तो इसको भी नोट्स में अपने लिख लेना कि a स्लैश बी है, वो भी सर क्या है, माइनस की बातें करता है। तो मान लो a ये है, b ये है, तो a माइनस बी का मतलब होगा वो सारा पार्ट जो b में कॉमन नहीं है, यानी कि ये दिस वन, भाषण में ये सर क्या है, a माइनस बी है, दिस पार्ट इज व्हाट, a माइनस बी, ए माइनस बी है ये। कहानी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं कि सर दो सेट्स के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस कहानी क्या है, ये पूरी बात क्या है, पूरी चर्चा क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं, सवाल आ चुके हैं इस पे। इसको अपन डेल्टा से नोट करते हैं, ए डेल्टा बी, और ये होता क्या है कि आप ए में से बी को घटाओ और बी में से ए को घटाओ, जो भी अपन कर रहे थे कि बी माइनस और ए माइनस बी अपन निकाल लेते हैं, और घटाने के बाद इनका यूनियन ले लो। इनका क्या करो, यूनियन, इनको जोड़ दो, इनका यूनियन ले लो। तो सर अपन वही कर लेते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दैट इज ए डेल्टा बी, दैट इज व्हाट सर, ए डेल्टा बी है ये, राइट। अब ए डेल्टा बी सर क्या है, देखो ए वाला पूरा पार्ट था और ये पूरा बी पार्ट था, तो ए माइनस बी करेंगे तो इधर का पूरा पार्ट आ जाएगा, राइट, इधर का पूरा पार्ट आ जाएगा। मैं थोड़ा ब्लू पेन से इसको कर देता हूँ, ये पूरा पार्ट आ जाएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो बस बी चला पार्ट छूट जाएगा, बाकी सब बच जाएगा। तो यहाँ पे एक बात इसको और लिख लेना कि ए डेल्टा बी हमारा बेटा क्या होता है कि हम पूरे में से, पूरा सर क्या होगा, पूरा तो ए यूनियन बी होगा, सही बात है कि नहीं, भी अपन ने समझा था, पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो ए यूनियन बी में से हम माइनस क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देते हैं। तो ए डेल्टा बी का ये फार्मूला भी अपने दिमाग में रखना और नोट में लिख लेना कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट सेट्स। अब कुछ जो फार्मूले हैं कभी कभी डायरेक्टली आते हैं, तो मैंने इनको एक बार में लिख दिया है ताकि आपके लिए आसान रहे रिवीजन करने में और पढ़ने में भी।
जैसे स्टार्ट करते हैं, एन ए यूनियन बी अगर मेरे से कहा जाए तो एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल एज दैट कि सर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी, अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वहां पे अपन कर देंगे। तो डेरिवेशन करने की कोई नीड है नहीं यार, इतना तुम लोग पढ़ चुके हो, आता तुम लोगों को, ठीक है। अल्दो अगर एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करा दूं तो मैं ध्यान आएगा कि एन ए यूनियन बी मतलब हो जाएगा पूरा, तो पूरे में क्या होता है कि सर एन ए पूरा और एन बी पूरा। अब एन बी और एन ए दोनों जोड़ने में मैंने इसको इस चीज को 2 बार जोड़ लिया, तो उसको एक बार बस माइनस कर देते हैं, राइट, सिंपल सी बात है, हर बार ये नहीं बताने वाला मैं, ठीक। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, अगर ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा। एन ए माइनस बी सर क्या होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। याद रखने हैं फार्मूले, एक दो बार लिख लोगे, जहां पे पढ़ाई करो तो वहां पे चिपका लो तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक। फिर एन ए डेल्टा बी सर क्या है, एन ए डेल्टा बी, एन ए यूनियन बी, तो वो सर अपन यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख रखा है, आप इस तरह से इसे देख सकते हो, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार घट जाता है, वहाँ पूरा पार्ट घट जाता है, राइट। वहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि सॉरी, वहां पे केवल इतना पार्ट आता है, ये पार्ट आता है, तो एक बार ये भी घटाना होता है, जब ये घटाओगे तो 2 बार टोटल घट जाएगा, राइट। एन ए जोड़ेंगे तब भी ये पूरा जुड़ेगा, फिर एन बी जोड़ेंगे तब भी पूरा जुड़ेगा, तो मैंने 2 बार घटा दिया, तो हमारा मामला यहाँ पे बन गया, ठीक। फिर एन ए यूनियन बी यूनियन सी सर हमारा कितना आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस सर हमारा क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये फार्मूला भी हमें याद रहता है, याद रखना भी पड़ेगा तुम्हें। फिर कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो तुम वहां पे बस एक बार देख लो, ज्यादा पूछे नहीं आते, बट एक बार देख लो कि ऐसा होता है। एन ए डैश यूनियन बी डैश, कॉम्प्लीमेंट्री वाले वही फंडे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, अभी मैं इसको डी मॉर्गन लॉ बना के पढ़ाऊंगा, तो एन यू माइनस एन इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनिवर्सल सेट से वो चीज घटा दो। सिंपली अगर ऐसा आ जाए तो उसमें भी क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ये चीज घटा के लिख देनी है बस, ठीक, क्योंकि हमें पता है कि सर अगर घटा के लिख देंगे तो यूनिवर्सल सेट से, भाई अगर मेरे से कोई बोलता है कि ए डैश मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है, तो अगर मेरे को एन ए डैश निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए। अब यहाँ पे वही चीजें मैं क्या कर दे रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख दे रहा हूँ या बी इंटरसेक्शन बी लिख दूंगा, बस सिंपल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं सर, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरे से पूछा जाए एन ए यूनियन बी में कितने होंगे, राइट, यूनियन की अगर बात करें तो भैया तुम्हें एक बात हम बता दें, अगर मान लो ए ये है बी ए है, राइट, ए ये है बी ए है, तो अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ, तो मिनिमम नंबर कब आएगा, मिनिमम नंबर कम से कम एरिया कब मिलेगा, जब ये इसी के अंदर चला जाए, सही बात है कि नहीं, तो इतना एरिया तो मेरे को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, जो बड़ा वाला एरिया है, राइट। तो इसमें जो मैक्सिमम होता है एन ए और एन बी में, जो मैक्सिमम होता है वो मेरी मिनिमम की वैल्यू होती है। जैसे मान लो मेरे से कोई बोले कि एन ए बराबर बेटा 6 है, एन ए बराबर 6 एलिमेंट है, एन ए बराबर 6 एलिमेंट है और एन बी बराबर 3 एलिमेंट है, तो मिनिमम वैल्यू बताओ अगर मैंने कहा यूनियन लूं। अब मिनिमम अगर मेरे से पूछ रहा है तो वो एक ही केस में हो सकता है जब तीनों एलिमेंट इसके अंदर चले जाए, मतलब बराबर कॉमन हो, राइट, कॉमन एरिया उसी का सबसेट हो, तब ऐसा हो सकता है। तब भी मेरे को 6 एलिमेंट तो लिखने ही पड़ेंगे ना साहब, कम से कम केस में। भाई एन ए में अगर 6 एलिमेंट है तो यूनियन वाले में तो 6 तो एलिमेंट तो लिखने ही पड़ेंगे, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। तो सर वहां पे मैक्सिमम का केस आता है कि जो दोनों में बड़ा होगा वो इसकी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी। फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी, तो वो सर एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा है तो एन ए प्लस एन बी कर देना है कि 6 + 3 9 एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 0, एन ए इंटरसेक्शन बी अगर मिनिमम पूछे तो 0, भाई नेगेटिव हो नहीं सकते, तो 0 ही होंगे मिनिमम से मिनिमम। और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो दोनों में जो छोटा होगा वो हो सकता है मैक्सिमम नंबर में पूछा जाए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एन ए इन बी, मान लो इससे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो बोलूंगा 3, जो दोनों में छोटा है वो बोलूंगा, ठीक। एक दो बार लिख के याद कर लो, याद हो जाएगा। तुमसे कोई बोले कि आइदर इन वन ऑफ ए बी और सी, अगर 3 की बात चल रही आइदर इन तीनों में से किसी एक में, तो भैया तीनों में से किसी एक में बोलेगा तो उसका मतलब होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, सिंपल एज दैट, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर बोले एग्जैक्टली इन ए बी एंड सी, कि सर एग्जैक्टली इन ए बी, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और कहीं नहीं है, एग्जैक्टली ए बी और सी में ही है, तीनों में है, तो मैं बोलूंगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसका मतलब ये होता है, क्योंकि कहानी में क्या होगा, क्वेश्चन जब आएगा तो वो सेंटेंस देगा कि ये बताओ, और तुम्हें उसको मैथमेटिकल फॉर्म में इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर बोलता है एग्जैक्टली इन 2 ऑफ ए बी एंड सी, कि एग्जैक्टली इन 2 ऑफ ए बी और सी, तीनों में से कोई 2 में, केवल 2 में, एग्जैक्टली मतलब केवल 2 में, केवल 2 में, तो उसका मतलब है एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको वेन डायग्राम समझने से जरूरी, मान लो बेटा 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो एग्जैक्टली 2 की जब बात चलेगी तो देखो केवल ये पार्ट आएगा, केवल ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा जब एग्जैक्टली 2 की बात चलेगी। अब मैं निकालूंगा कैसे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं पहले लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो ये पूरा पार्ट आ गया, ये नीचे तक पूरा पार्ट आ गया, तो इसमें से मैं नीचे ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दूं
तो ऊपर वाला बचेगा। अब ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ये तीनों में कॉमन होता है, तो Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होता है। तो मेरे को एक बार इसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही मैं अगर B इंटरसेक्शन C लूंगा तो इसमें से फिर से Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, फिर से मैं अगर Na इंटरसेक्शन C लूंगा तो मेरे को फिर से Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C माइनस करना पड़ेगा, और जैसे मैं 3 बार माइनस करूंगा तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। और ये बात आपको वेन डायग्राम से भी याद रखनी की ये चीज पूछी जाती है। फिर बोलता है एटलीस्ट इन 2 ऑफ A B एंड C। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 में, तो कम से कम 2 का मतलब है 2 में या 2 से ज्यादा में। अब 2 से ज्यादा में तो 3 में हो सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा सेट तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास। तो हम अपन क्या बोलेंगे फिर सर, उस केस में एरिया कौन सा अपन लेते हैं, ध्यान से सुनना। उस केस में एरिया अपन लेते हैं ये तीनों, ये मतलब 2 वाले तो हो ही गए, और जहां पे तीनों भी कॉमन है मतलब ये वाला एरिया भी, तो ये भी जोड़ देते हैं। तो अब मैंने ऊपर वाले में 3 घटाया था, अब इसमें एक बार और Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन जोड़ूंगा तो 2 बार बच जाएगा। क्यों, क्योंकि सर माइनस का है ना, माइनस का 3, उसमें एक और बार और जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो ऐसा तुम्हें याद रखना है कि एटलीस्ट पूछेगा तो -2 हो जाएगा, राइट। एटलीस्ट पूछेगा तो -2 हो जाएगा, एग्जैक्टली पूछेगा तो -3 हो जाएगा। फिर बोलेगा एग्जैक्टली इन 1 ऑफ A B एंड C, एग्जैक्टली इन 1 ऑफ A B एंड C। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा ये वाला पार्ट जो मैं अभी कर रहा हूं इस पिंक कलर से, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली इन A B एंड C 1 ऑफ, है ना, कि सर या तो A में या तो B में या तो C में, ये वाला पार्ट कि सर A में है तो A में ही है, B में है तो B में, C किसी से कॉमन नहीं है, किसी के साथ अपनी चीज साझा नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेशन कहीं नहीं है, राइट। अगर ऐसा पूछा जाए तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये पार्ट अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे पार्ट में से एटलीस्ट 2 वाला पार्ट माइनस कर दूं, जो ग्रीन और येलो वाला है वो तो एटलीस्ट 2 वाला पार्ट है ना। तो मैं क्या करूंगा, पूरा पार्ट क्या है सर, Na यूनियन B यूनियन C, उसमें से क्या माइनस कर दूं, एटलीस्ट 2 वाला। तो देखो एटलीस्ट 2 वाला मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया है उठा करके, दिख रहा है, ब्रैकेट खोल के ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये बात तुम्हें वहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझनी है, फार्मूले सारे याद नहीं रख पाओगे, फार्मूले हो सकता है बार बार भूल जाओ, दिमाग से उतर जाए कि क्या फार्मूला था अभी तो सर याद ही नहीं आ रहा, ऐसा केस हो सकता है, पर तुम्हें याद रखना है इस तरह से, और याद रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अगली बातों पे, अगली बातें और चर्चा करते हैं, ठीक है। और चर्चा करने से पहले एक सवाल लगा लेते हैं फटाफट। देखो 2019 सेकंड में सवाल आया कि सेट A कंटेन्स 3 एलिमेंट, है ना, सेट A में कितने भैया 3 एलिमेंट है, अनदर सेट B कंटेन्स 6 एलिमेंट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B है। अब मिनिमम नंबर में क्या, A यूनियन B में जो मैक्सिमम होता है, राइट, यानी कि सर 6, यानी कि 6 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। B पार्ट आंसर सही लगाया, आगे बढ़ गए। मतलब ऐसे सवाल भी आएंगे जो आप 10-10 सेकंड में करके निकल सकते हो, और ऐसे सवाल भी आएंगे जो आपको कठिन से कठिन लग सकते हैं। तो 10-10 सेकंड वाले सवाल जो करता है वही उसका वही सिलेक्शन होता है, और वो कब कर पाओगे, जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है हाल फिलहाल में कंसीडर द स्टेटमेंट्स में करके ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये बताओ ऐसा करके। तो देखो A यूनियन A, अगर किसी सेट का उसके बाद यूनियन लोगे तो सेम सेट मिलेगा, किसी सेट का सेम सेट के बाद में इंटरसेक्शन लोगे तो सेम सेट मिलेगा। फिर अगर A यूनियन नल सेट करोगे तो A मिल जाएगा, A यूनियन नल सेट अगर करोगे तो A मिल जाएगा, A यूनियन यूनिवर्सल सेट करोगे तो A मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने यूनिवर्सल सेट के साथ में उसका यूनियन ले लिया किसी भी सेट का तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें इंटरसेक्शन लिया है ना, इंटरसेक्शन लिया तो सेट मिल जाएगा। अगर यूनियन लेते, अगर ऐसा लेते कि A यूनियन यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट मिलता, बड़ा वाला सेट मिलता, राइट। यूनियन करने में हमेशा बड़ा सेट मिलता है, ठीक। तो A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट A मिल जाएगा। कॉमन क्या होगा, फाई और यू आर, फाई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, और ये यूनिवर्सल जो है ये तो यूनिवर्सल सेट है, राइट। ये क्या है सर, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है, लेकिन इतना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि ये चारों चीजें तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, यूनियन लेंगे तो ये मिलेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो ये मिलेगा, राइट। ये सारी कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी रखनी है। फिर आते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेशंस पे कि सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लो बेटा मैंने 3 × 2 किया तो आंसर क्या आ रहा है, और 2 × 3 करूं तो आंसर क्या आ रहा है, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है ये ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो ऑपरेशन बीच में अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे इनटू अप्लाई हो रहा है, तो इनटू में 3 और 2 आपस में चेंज भी कर दोगे ना, 2 × 3 कर दोगे तब भी आंसर सेम रह रहा है, यानी कि सर आंसर सेम रह रहा है। और अगर आंसर सेम रहा तो मैं बोलूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, राइट। जैसे देखो यहाँ पे A यूनियन B तो बराबर B यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन, यानी कि सर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दोनों क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं सर, बिल्कुल सिंपल सीधी बात है। एसोसिएटिव ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव मतलब कहीं अलग ब्रैकेट बनाया फिर कहीं अलग ब्रैकेट बनाया, तो एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जैसे आपने देखा होगा बार एसोसिएशन वगैरह, अपने अपने अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि A यूनियन B यूनियन C अगर चल रहा है तो आप चाहे A यूनियन पहले B कर लो और फिर यूनियन C के साथ मिलो, या फिर आप ऐसा करो B यूनियन C कर लो और फिर यूनियन A के साथ मिलो, राइट। आप ऐसा कर सकते हो, राइट। और फिर इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, या फिर आप पहले B इंटरसेक्शन से ले लो फिर बाद में A के साथ इंटरसेक्शन ले लो, आपकी मर्जी आपका मन, राइट।
बोथ आर करेक्ट थिंग्स। ठीक, तो ये दोनों चीजें हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं, यूनियन भी करता है, इंटरसेक्शन भी करता है। और ये लाइन याद रखनी है क्योंकि कंसीडर स्टेटमेंट में आ गई तो आपको अगर पता नहीं है तो फिर कर नहीं पाओगे, उसको छोड़ के चले आओगे। ठीक, और छोड़ना नहीं है, 2.5 नंबर मिलता है यार। ठीक, तो यूनियन इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव, यूनियन इंटरसेक्शन एसोसिएटिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशंस की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो लिखा है 2 × 3 + 5, तो अगर मान लो इसको मेरे को करना है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि सर 2 × 3 + 2 × 5। अब ये होता है इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अलग अलग, कि एक 3 पर एक बार कर दिया, एक बार 5 पर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये क्या है सर, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूशन है, बस इतना तो मैं याद रखना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि सर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, बस यूनियन इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस तरीके से इंटरसेक्शन भी यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, यूनियन इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रेस्पेक्टिवली। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा है कि सर ऐसा लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो घबराना नहीं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बस कि यूनियन सर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे यहाँ पे इन2 का मामला था सर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वैसे सर यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं डी मॉर्गन प्रिंसिपल की, कि सर डी मॉर्गन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो डी मॉर्गन प्रिंसिपल कहता है कि ए यूनियन बी का अगर होल डैश है, मतलब पूरे के कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, तुम ऐसे निकाल दो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सिंपल सीधी बात है कि सर ए का भी डैश कर दो और बी का भी डैश कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगर मान लो बेटा ऐसा दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, राइट। कि चेंज द साइन, है ना, साइन केवल चेंज कर दो और अलग अलग दोनों पे डैश लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ऐसा कर सकते हो कि चेंज कर दो, बस साइन चेंज करना, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, सिंपल एज दैट। ठीक, इसका बाकी आगे प्रूफ दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो आप प्रूफ बैठ के पढ़ सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक, मैंने बस दे दिया था क्योंकि डी मॉर्गन का प्रूफ मान लो कभी कभी बच्चे को लग जाएगी, चलो सर देखते हैं, जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं सवालों पे, है ना, सवाल करते हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल है और कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। सवाल एकदम, जितने ही सेशन में सवाल मैंने कराए हैं सारे सवाल अगर आपने कर लिए तो लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सवाल आ रहे हैं। हमने सवाल चुन के रखे हैं, हर तरीके का सवाल रखा है ना। अब सारे सवाल करा पाना संभव है नहीं, पीवाईक्यू का जो पीडीएफ है वो पूरा आपको करना है, और पीवाईक्यू तो लगाना है इसके साथ में। ठीक, तो ये तो करना ही करना है, पर यहाँ पे आपको जितने सवाल मैं करा रहा हूँ ये पीवाईक्यू के ही हैं और उन्हीं को हमने उठाया, जैसे सवाल आगे बन रहे हैं आ सकते हैं। ठीक, तो चलो करते हैं सवाल। सेट ए और बी के बारे में कुछ ये दे रखे हैं, देखो सवाल करने का तरीका सुनना, सवाल करे कैसे जाते हैं। देखो ए माइनस बी यूनियन बी बराबर ए। अब इसमें क्या होता है, बच्चा घबराने लगता है कि हम करें तो कैसे करें, ए माइनस बी मतलब क्या, फिर क्या माने या ना माने, सवाल कैसे करें। मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बताता हूँ, देखो टेक्निक सुनो। आप सीधे सीधे वेन डायग्राम बनाओ यार। ए माइनस बी का मतलब आपको पता है, ए माइनस बी का मतलब दिस पार्ट, ये पार्ट यूनियन करेंगे बी के साथ में, मतलब ये मान लो ए है, ये बी है, तो इसका यूनियन अगर बी के साथ, मतलब इसमें बी भी जोड़ देंगे तो बी मतलब ये पूरा जोड़ देंगे। तो क्या हमें दिख रहा है, तो सर हमें तो ए यूनियन बी पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ए बोला, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। बात समझ में? अरे हमें तो कितना सरल किया अपन ने, राइट। करना कुछ नहीं, वेन डायग्राम बनाया, फटाक से आंसर, राइट। अब देखो दूसरा दिखते हैं। फिर इन्होंने बोला कि ए माइनस बी करा, है ना, ऑल्दो में आंसर तो पता चल चुका है, लेकिन अपन करते हैं, है ना। ए ये है, बी है, ए माइनस बी क्या अपन ने, ए माइनस बी क्या मतलब ए में से बी को घटाया, नहीं किया पार्ट बचा। इसका यूनियन मैंने लिया किसके साथ में, ए के साथ में, ए के साथ में मैंने यूनियन, यानी कि ए मतलब पूरा पार्ट, ए मतलब ये पूरा पार्ट, तो पूरे पार्ट का यूनियन जब लेंगे तो ये वाला पार्ट भी इसमें जुड़ गया। तो अब क्या दिख रहा है, अब सर तो अब तो ए दिख रहा है, यानी कि सर ए आएगा, हाँ तो ए दे रखा है क्या, हाँ ए दे रखा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। बात समझ में आ रही है, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो यहां से अपन सीधे टिक मार सकते थे बी ऑप्शन। अगर एग्जाम में होता तो मैं पहला गलत देखती तुरंत ही बी ऑप्शन टिक करता, आगे भाग जाता, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, मुझे वहां पे अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, राइट। लेकिन अभी तो यहाँ पे अपन समझ के चल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। ठीक, फिर देखो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी, ए ये है, बी ये है, ए माइनस बी मतलब ये पार्ट, इसका इंटरसेक्शन मुझे लेना है बी के साथ में। अब बी के साथ में और ए माइनस बी कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है क्या, सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं नल सेट है, एकदम बात सही है, यानी कि सर ये थर्ड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। फिर सर फोर्थ देखते हैं कि ए द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, चलो ठीक है सब, ए अगर सबसेट है बी का तो ए ये है, बी ये है, राइट। ए द सबसेट ऑफ बी, अपन बोलते हैं, अब देखो अगर ए सबसेट है बी का, सर ए तो बी के अंदर रहेगा, सिंपल सीधी बात है। अब अगर मेरे ए यूनियन बी का, तो ए और बी का यूनियन मतलब पूरा पूरा बाहर का एरिया, अब बाहर का एरिया सर किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी कि बी आंसर एकदम करेक्ट है, यानी कि सर 2 3 4 एकदम करेक्ट है। पहला गलत था तो अपन ने सीधे टिक मार दिया, बी ऑप्शन तो वैसे हमने टिक मार दिया था, करेक्ट पूछा गया तो अपन ने कर लिया। तो वेन डायग्राम से आपने जब गेम खेला तो आपको समझ में कि चीजें आसान हो गई हैं, आसान, बहुत ज्यादा आसान हो गई हैं। अदरवाइज आप मान करते, पता नहीं कुछ और मान लेते,
कुछ और आंसर आता, हो सकता मामला गड़बड़ ही हो जाता पूरा पूरा, तो कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों पे चर्चा करते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोग मान के करते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानो इसको 1 2 3 और बी आप मान लो 1 2 1 2 3 कुछ ऐसा करके मानो, राइट। बी 1 2 3 4 मान लो बेटा, 4 ही मान लेते हैं, चलो। अरे चल जा भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अगर a माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। सही बात है कि a में से b को हटाए भाई, कुछ भी नहीं बचेगा, नल सेट बचेगा। और b के साथ में जब यूनियन लोगे बेटा तो b ही मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, a दे रखा है, राइट। अब ऐसे अगर तुम कुछ और मान लो, a को मान लो, a को मान लो, a को मान लो, अरे भाई चल जा, अरे यार क्या हो रहा भाई, ये पेन को क्या हो गया। 4 या फिर ऐसा मान लो कुछ और अल्फाबेटिकल मान लेते हैं अपन, अल्फाबेटिकल मान लेते हैं, अल्फाबेटिकल मान लेते हैं कि सर ए बी सी डी, है ना। देखो पहले वाले में केस सही हो गया था, अब देखना दूसरे वाले में जरा केस को, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब अगर तुम देखो जरा, तो अब अगर तुम ए में से बी को हटाओगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी डी, और उसके बाद में यूनियन बी का ले लोगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4। क्या ये ए के बराबर कहीं से दिख रहा है, नहीं सर। क्या बी के बराबर दिख रहा है, नहीं सर। तो अपन इसमें तो फिर अलग अलग आंसर आने लगते हैं ना कि बी के बराबर है कि नहीं है, ए के बराबर है कि नहीं है, तो समस्या होती है, तो ज्यादा समस्या होती है। और जब ज्यादा समस्या होती है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान होते हैं। अगर मान लो बी नल सेट मान लेते, तुम बी क्या मान लेते, नल सेट मान लेते, तो ए माइनस बी करते तो ए बी सी डी आता, फिर से यूनियन बी के साथ में करते, फिर से ए आ जाता। अब देखो ए आ गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया इसके हिसाब से। तो मानने में क्या होता है कि तुम जो मान रहे हो वो वहां पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ये भी होता है ना। तो ये मत करो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें 3 चीजें मान के देखा, तीनों से अलग अलग आंसर आया, एक से बी आ गया, एक से बी नहीं आया, एक से ए बी नहीं, ए बी आ गया। तो पर स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, सही बात है कि नहीं भाई, सबके लिए सही होना चाहिए ना स्टेटमेंट, जब देखा तो सबके लिए सही होना चाहिए, इसलिए चीज को गलत अपन बोलेंगे, और गलत हो गया तो वहां पे तो नंबर कट जाएगा, अगर तुमने ये माने कर दिया होता तो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर इसमें तो फिर चारों सही दिख रहे हैं, तो पहला ये फिर कैसे करेंगे, तो हो सकता है आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, टाइम चला गया हमारा 5-6 मिनट का, कोई मतलब नहीं रहा, राइट। तो ये चीजें वहां पे नहीं करनी, से बचना है। वेन डायग्राम से मैंने समझाया, उसी से करो, उसी से आंसर आएगा। ये सवाल करते हैं, ई इज द यूनिवर्सल सेट ए इक्वल टू बी यूनियन सी। ई हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए हमारा क्या है, बी यूनियन सी के बराबर है। अब देखो इन्होंने ये सारी बातें करी हैं और बात पूछा कि बताओ आंसर बताओ, मैंने क्या बताएंगे। ई यूनिवर्सल सेट है, ई में से ए को घटा रहे हैं, ई में से बेटा हम क्या कर रहे हैं, ए को घटा रहे हैं। एक बात बताओ, अगर ई में से ए को घटा रहे हैं तो हमारा ए डैश बचेगा नहीं बचेगा, बताओ। अभी हम ये सारी चीजें ठीक कह रहे हैं ना, ए डैश इक्वल टू ई माइनस ए, ई माइनस ए, यही तो ए डैश आता है। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चलाकी करें, ए डैश को उधर भेज दें, ए को इधर भेज दें, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस ए डैश। बस इन्हीं दोनों से पूरा मामला बन जाएगा। ई माइनस ए किया तो हमारा कितना आया, ए डैश, राइट, ए डैश। इससे हमारा कितना आया, ए डैश। फिर ई माइनस ए डैश करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर ई माइनस ए करेंगे तो ए डैश आ जाएगा, फिर ई माइनस ए डैश करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर ई माइनस ए करेंगे तो ए डैश आ जाएगा, और ए बराबर क्या है, बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन सी का डैश आ जाएगा। और बी यूनियन सी का डैश मैंने बताया था कि अगर अंदर जाएगा तो भैया साइन चेंज जाएगा, बी एस इंटरसेक्शन सी डैश। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही, टिक कर दिया, आगे बढ़ेगा। देखा कितनी जल्दी सवाल खत्म हुआ, अगर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो सवाल इस तरह के भी ट्रेंड में है तो भैया आएंगे तो है, सवाल भी इस तरह से आएंगे। अब सवाल, इस सवाल को अपन करते हैं कि सवाल क्या कहता है क्या हमसे, ठीक। कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। 2 आइटम्स का मतलब 2 है क्वेश्चन, उनको बताना है। 2018 फर्स्ट का सवाल है। इन अ क्लास 54 स्टूडेंट्स आर गुड इन हिंदी ओनली, 63 स्टूडेंट गुड आर मैथ ओनली, राइट। तो जब बोले कि 54 स्टूडेंट हिंदी में अच्छे हैं, तो मैंने कहा अच्छा, यानी कि हिंदी वाले जो बच्चे हैं, जो बढ़िया बच्चे हैं, वो 54 है, 54 है। फिर उसने बोला है कि 63 यानी कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो 63 बढ़िया है। 41 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में अच्छे हैं, यानी कि हिंदी इंटरसेक्शन मैथ, जब दोनों में कॉमन लेते हैं कि भैया हिंदी वाले बढ़िया वाले हाथ खड़े करो, मैथ वाले बढ़िया वाले हाथ खड़े करो, तो ऐसे 41 बच्चे हैं जो हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे 41 बच्चे हैं। देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, ओके, 41 गुड इन इंग्लिश ओनली, ओके, ये इंग्लिश ओनली था, तो इंग्लिश था, सॉरी, ये इंग्लिश था। यहाँ पे 3 तरीके के बच्चे चल रहे हैं, इंग्लिश वाले भी चल रहे हैं, इंग्लिश वाले चले 41 हो गए। फिर उन्होंने बोला कि 18 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में बढ़िया हैं। अच्छा, 10 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश तीनों में बढ़िया हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में बढ़िया हैं।
अब यहाँ पे बात हो रही है सवाल की। सवाल हमसे क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इंग्लिश। इंग्लिश में अच्छे नहीं है, हिंदी और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। एक तो ये सवाल। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश, राइट। हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। कि सर पहले आप तो ऐसा बताओ कि हिंदी या फिर मैथमेटिक्स में अच्छे हो, चलेगा, इंग्लिश वाले नहीं चाहिए मेरे को। फिर बोला कि हिंदी और मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हो, इंग्लिश में ना अच्छे हो, ऐसे बच्चे पूछेंगे। अब इस सवाल को हम करते हैं, इस सवाल को हम लगाते हैं और आपसे सवाल आप अब भी देख रहे हैं कि सवाल कैसे लग रहा है, कैसे क्या सवाल में आंसर आ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना। अब ये सवाल भले तुम्हें लग रहा हो कि सर ये तो बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन अब मैं देखो वेन डायग्राम्स को कैसे खत्म करता हूँ। अच्छा ये हिंदी में क्या, ये ओनली है ना, ध्यान रखना, ये ओनली हिंदी वाले हैं, ये ओनली मैथमेटिक्स वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब जब सवाल को देखो, मैं अगर इस फार्मूले से करता हूँ शायद मैं ना कर पाता, जल्दी कर भी ना पाऊँ, है ना, लेकिन अब मैं इस फार्मूले से क्यों नहीं आऊँगा, मैं वेन डायग्राम से खेलूंगा और को सिखाऊंगा कैसे वेन डायग्राम से खेलना है। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे भी हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर यहीं नीचे बनाता हूँ और आप देखते रहना अच्छे से। मैंने एक बनाया हिंदी वाला, एक बनाया मैंने मैथमेटिक्स का और एक बनाया मैंने इंग्लिश का। ये हिंदी का हो गया साहब, थोड़ा इसको बड़ापन बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाता हूँ मैं सीधे अब यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे क्या डायग्राम बनेगा, ठीक। नंबर्स आपने समझ लिए होंगे, अपन सीधे से डायग्राम पे बात करते हैं, ठीक है। हिंदी, मैथमेटिक्स और ये हो गया हमारा इंग्लिश, ये इंग्लिश, ये हिंदी, ये मैथमेटिक्स। बहुत ध्यान से देखना, वहाँ पे 2 सेकंड के अंदर सवाल का आंसर करके चलो, 2 सेकंड नहीं, लगभग 1 मिनट तो लग जाएगा, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट बहुत अच्छी बात है। हिंदी में बोला 54 स्टूडेंट हिंदी में, केवल हिंदी में अच्छे हैं, तो केवल हिंदी वाले मतलब ये 54, मतलब ये वाला पार्ट बेटा, इस बात का ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट, अभी अपने समझा था ना, ये वाला पार्ट केवल वाला। फिर उन्होंने बोला 63 मैथ में केवल है, तो ये हो गया सर हमारा 63, ये वाला पार्ट, दिस इज 63, ये मैथ वाले हो गए केवल। फिर बोला 18 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मैथमेटिक्स दोनों में अच्छे हैं, और फिर बोला 10 ऐसे हैं जो तीनों में अच्छे हैं, तो जो 10 है ना वो तीनों में अच्छे, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट 10 बच्चों का। और 18 वाला कौन सा, हिंदी मैथमेटिक्स दोनों वाला आता, लेकिन 10 तो ऑलरेडी आप इसमें देखो भर चुके हो ना, तो अब यहाँ तो 8 बच्चे ही बचे ना, नहीं चमका, यानी कि ऊपर वाले में कितने बच्चे बच गए, केवल 8 बच्चे बच गए, सही बात है। अब सवाल पे आते हैं, सवाल हमसे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स। अब हिंदी में या तो हिंदी में या तो मैथ में, तो हिंदी वाले कितने अच्छे हैं सर 54, मैथ वाले कितने अच्छे हैं सर 63, और बोला है कि हिंदी में हो या मैथ में हो, तो दोनों वाले केस भी चलेगा, तो दोनों में कितने हैं सर 8, हिंदी या तो हिंदी में तो मैथ में या तो दोनों में, तो दोनों में। और ऐसे भी जो इंग्लिश में ना अच्छे होने की 10 को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम 10 को भी ले लेते हैं कि 10 ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हिंदी में दोनों में अच्छे हैं, लेकिन 10 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी अच्छे हैं, तो इंग्लिश वाले लेने नहीं है, बट नॉट इंग्लिश लिखा हुआ है, तो बस जोड़ दो इसको, 4 3 7 8 15 5 हासिल आया 1, यूनिट डिजिट देख के सर 5 आए तो 125 से टिक कर देते हैं, अपन बढ़ जाते हैं, लेकिन तब भी तुम सम करके देख लेते हैं। चलो 8 15 5 हासिल आया 6 5 11 1 12 125, यानी कि सर सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया, आंसर, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स, कि सर हिंदी में अच्छे हैं और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं बट नॉट इन इंग्लिश, हिंदी में अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे नहीं है, तो हिंदी मैथमेटिक्स के अच्छे हैं, हिंदी मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे नहीं है, केवल 8 बच्चे हैं, राइट। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, 8 पे टिक कर दे, आगे बढ़ेगा। देखा वेन डायग्राम सवाल कितना सरल हो जाता है, अगर आप वेन डायग्राम बनाना अच्छे से समझ गए तो 1-2 सालों में प्रैक्टिस करनी हो जाता है, ठीक। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, इस साल पे आते हैं, यहाँ पे फार्मूला याद होना जरूरी क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी फार्मूला के बारे में कुछ ना कुछ बातें करी गई हैं, ठीक। देखो क्या है फार्मूला, क्या कि सर इफ द नंबर ऑफ वेन डायग्राम कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई एंड जेड आर 3 सेट्स, ठीक है, 3 सेट्स हैं, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड डिनोटेड बाय एन जेड विच इज इक्वल टू 90, विच इज इक्वल टू 90 की सर जो एन जेड है वो 90 के बराबर है, यानी यहाँ पे आप देखो डायग्राम को देखो, डायग्राम अगर छोटा दिख रहा है तो कोई समस्या की बात नहीं, आपके पास में है, राइट, नोट्स आपके पास में, यू कैन सी दैट, ठीक। तो उसमें आप डायग्राम देख सकते हो, मैं थोड़ा डायग्राम यहाँ पे बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये ए है, ये बी है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये एक्स है बेटा, ये वाई है और ये जेड है। ए यहाँ पे केवल भरा हुआ है, इसका मतलब है कि केवल ओनली एक्स में है, राइट, यानी कि यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, ठीक। फिर यहाँ देखो कॉमन जो है वो 16 यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे 18 भरा हुआ है, राइट, यहाँ पे 12 भरा हुआ है, यहाँ पे 17 भरा हुआ है, और यहाँ पे बी भरा हुआ है, यहाँ पे सी भरा हुआ है। हमसे देखो क्या क्या सवाल में पूछा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट वाई एंड जेड आर रेशियो 4:5, वाई और जेड के रेशियो में 4:5 का रेशियो है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बता दो। तो देखो भैया एनजेड हमें दे रखा है 90 के बराबर, एनजेड हमें कितना दे रखा है 90 के बराबर, एनजेड में हमें क्या क्या दे रखा है एनजेड हमारा कितना है 90 बराबर है, लेकिन अगर यहाँ से एनजेड की वैल्यू देखें तो क्या क्या है, तो सर यहाँ पे सी भी है, 12 भी है, 18 भी है, 17 भी है, तो सी प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17, तो ये हमारा हो जाएगा 12 18 30 और 17 47, राइट, यानी कि यहाँ से अपन निकालेंगे तो सी प्लस 47 इक्वल टू 90, तो सी बराबर हमारा आ जाएगा 43, सी बराबर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, सिंपल एज दैट। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई
43 आ गई, तो उसको 43 अपन लिख लेते हैं। चलो कि सर ये 43 दे रखा है, 43। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे। देखो हमसे क्या बोला गया है कि भैया जो एनजेड है, एनजेड है, क्या बोला गया है कि सर नंबर ऑफ वाई और नंबर ऑफ जेड, यानी कि जो एन वाई है, जो एन वाई है और एन जेड है, इसका जो रेशियो है बेटा ये 4:5 है, ये 4:5 है। तो एन वाई और एन जेड, अब एन जेड कितना है सर, एन जेड ऑलरेडी देखो 90 दे रखा है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा नहीं बार बार, राइट। अब एन वाई कितना है, बी प्लस 16 प्लस 18 प्लस 17 अपॉन एन जेड सर कितना है, एन जेड सर हमारा है 90 और ये बराबर है 4:5 के। तो 5 18 पंचे 90 और ये उधर जाएगा 18 72, राइट। तो बी प्लस 16 18 17 उधर जाके घटा देंगे तो 72 माइनस 16 18 17 माइनस 16 माइनस 18 माइनस 17, आप कर लेना, 17 18 होता है बेटा 35, 35 जाएगा तो बचेगा 37, राइट। 35 70 होता है तो बचेगा 37, 37 में से अगर 16 जाएगा तो बचेगा आई थिंक 21, राइट। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लगा दिया अपन ने, ठीक। अब ये देखो बी की वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन से निकाली है, तो भूल कर भी इस बी की वैल्यू को अगले क्वेश्चन में मत यूज कर लेना। जो डायरेक्शन में चाहिए मैं दे रखी होती है वो वैल्यू आप आगे यूज कर सकते हो किसी भी सवाल में, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से निकली है वो जब तक कहा ना जाए तब तक आप आगे यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आगे क्या बोला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन, तो ये सब दे रखा है। अब ये देखो कुछ और नहीं बल्कि फार्मूला है सर किसका, एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का, सही बात है कि नहीं, इसका फार्मूला ही तो लिखा हुआ है, तो ये तुमसे पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या आएगा, जितना दिख रहा है वो सब कुछ आएगा, तो जितना दिख रहा है वो सब कुछ इसमें आएगा। तो सर जितना क्या क्या दिख रहा है देखो जरा, तो देखो ए दिख रहा है, ए दिख रहा है तो ए, अरे भाई हो जा, ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12 ये पूरा हमने जोड़ दिया, फिर प्लस बी प्लस 17 और प्लस 43, है ना, सही बात है, क्योंकि सर 43 तो अपन ने निकाल लिया था। तो a प्लस बी ये तो अलग हो गया, और 16 18 12 और इनको सबको अपन जोड़ेंगे 17 43, तो 17 और 43 हो गया 60, 60 और ये 30 90, 90 और 106, तो 106 सर हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नाइदर x नॉर y नॉर z इक्वल टू p, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, कि सर फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ x में कितने नंबर होंगे, अगर ना तो x में ना तो y में ना तो z में, उसके अलावा p दे रखे। तो देखो अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट बनाऊं, राइट, तो आप ध्यान से सुनो, तो इसमें एलिमेंट तो हमने निकाल लिए दे रखे हैं, तो बाहर के एलिमेंट कितने हैं सर, p है एलिमेंट, सही बात है कि नहीं बताओ। तो x के कॉम्प्लीमेंट में कितने आएंगे, x के कॉम्प्लीमेंट मतलब x वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के, तो क्या क्या बच गया मेरे पास, b बच गया, 17 बच गया, 43 बच गया और p बच गया। तो b प्लस p हो गया बेटा, और 17 43 को लोग बोलते हैं 60 आता है, तो b प्लस p और 60, b प्लस p और 60, खत्म कहानी। देखा, तो वेन डायग्राम से सवाल अपन करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें लवर की जरूरत नहीं कि चलो ये कर लेते वो कर लेते, नहीं, ठीक, इसी के साथ पूरा सेट होता है, खत्म। आपको लगेगा सर कुछ और पढ़ना था, नहीं कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ के जाओ आराम से, ठीक। सेट में बस केवल इतना पढ़ लो, इसी को एक दो बार रिविजन कर लो, इसी के एक दो बार PYQ लगा लो, कहानी खत्म है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो तुम्हारी मर्जी तुम कर सकते हो, बट इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसी का एक दो बार रिवीजन कर लो बस, कहानी खत्म, ठीक, और PYQ सवाल लगा लो बस, ठीक है।